अपन ने जब कस्टम स्टार्ट किया था, मैंने क्या बोला था कि कस्टम्स में अपन बेसिकली कितने लॉ पढ़ने वाले हैं, कितने एक्ट पढ़ने वाले हैं। दो। कस्टम्स में हम दो एक्ट पढ़ने वाले थे, दो लॉ पढ़ने वाले थे। एक तो कस्टम्स एक्ट 1962 एंड दूसरा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये दो पढ़ने वाले थे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला यहाँ पे नंबर के साथ में याद होना चाहिए। तो चार्जिंग सेक्शन वाज सेक्शन 12 एंड सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 ने चार बातें बोली थी। बोलता है सबसे पहले लेवी ऑफ ड्यूटी इज ऑन गुड्स, मतलब सर्विस की बात यहाँ पे करेंगे नहीं। आपका जो कस्टम ड्यूटी दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स। लेकिन सर गुड्स का क्या होना चाहिए? सर गुड्स मस्ट बी आइदर इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सर गुड्स या तो इंडिया में इंपोर्ट होने चाहिए या फिर इंडिया से क्या होने चाहिए? एक्सपोर्ट। तभी क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी। हम यहाँ पे सर्विस की बात नहीं करेंगे। सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज कवर्ड अंडर जीएसटी, बट गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए क्या पढ़ रहे हो? कस्टम्स एक्ट। सर ठीक है, हमने गुड्स का क्या किया? इंपोर्ट किया या फिर एक्सपोर्ट किया, लेकिन उसके ऊपर क्या लगेगा? सर उसके ऊपर लगेगा टैक्स, उसके ऊपर लगेगा ड्यूटी। लेकिन सर वो ड्यूटी कहां पे मेंशन की होगी? सर ड्यूटी विल बी मेंशन या फिर स्पेसिफाइड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। एमसीक्यू बन सकते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 12 है कस्टम्स एक्ट का, लेकिन ड्यूटी कहां पे लगेगी? सर ड्यूटी देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा किधर? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। एंड मैंने बोला था कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 is further divided into two schedules, 1 and 2. One talks about import का ड्यूटी and 2 talks about export का ड्यूटी। दोनों के अंदर प्रोडक्ट के नाम लिखे होंगे, सामने रेट ऑफ ड्यूटी लिखी होगी। लेकिन जो स्केड्यूल 1 में नाम और ड्यूटी है वो इंपोर्ट के लिए और 2 का वाला एक्सपोर्ट के लिए। एंड लास्ट में एक पॉइंट था, गवर्नमेंट गुड्स शैल बी ट्रीटेड एट पार विद नॉन गवर्नमेंट गुड्स। सर इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट करे या फिर इंडिया का कोई नॉर्मल इंपोर्टर इंपोर्ट करे, दोनों के लिए प्रोसीजर रेट ऑफ ड्यूटी विल बी एट पार, कंपटीशन मस्ट बी एट पार। क्लियर है? उसके बाद में हमने क्या बोला था कि ये जो अपन ने चीजें पढ़ी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनते हैं। तो डेफिनेशन में पहला इंडिया का डेफिनेशन। तो इंडिया का डेफिनेशन इन्होंने बोला वो जो लैंडमास है ना, जो अपन देखते हैं बाउंड्रीज देखते हैं, सर वो तो इंडिया है, बट इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर, इंडिया की टेरिटरी का वाटर। एंड वो वाटर लेवल कहां तक होता है? बोलो। 12 nautical miles. इंडिया का टेरिटोरियल वाटर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। सर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो वाटर लेवल है ना, वो भी पूरा का पूरा क्या रहेगा? इंडिया रहेगा। क्लियर है? तो ये अपन ने पढ़ा था। और अगर आपको याद है तो मैंने बोला था 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स, जो आपके मॉड्यूल ने प्रोवाइड किया है। उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन इज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सर व्हाट इज इंपोर्ट? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आए, इंपोर्ट। और इंडिया से अगर इंडिया के बाहर लेके जाओगे तो एक्सपोर्ट। एंड लास्ट वाज डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? तो मैंने सबसे पहले बोला था कि डेफिनेशन एक्चुअल में क्या बोलता है? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो तो गुड्स है, बट साथ में आपको दिए गए थे कुछ क्लैरिफिकेशन। कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए। सबसे पहले एक लाइन में, अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी सर वो तो गुड्स है, बट और क्या क्या इंक्लूड होएगा? सर वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल। अगर इंडिया में कोई पर्सन वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल एक तरीके से कन्वेंस अगर परचेस करके लेके आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सर वो भी गुड्स है। अगर बाद में आ रहा है, मतलब एक बार ये इंडिया का गुड्स बन गया, उसके बाद में ये कितने बार भी इंडिया के बाहर जाए, वापस आए, पैसेंजर लेके आए, गुड्स लेके आए, बार बार कन्वेंस के ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगा। बट फर्स्ट टाइम अगर इंडिया में परचेज होके आ रहा है, देन इट इज गुड्स। सेकंड, स्टोर्स। एक वेसल या फिर एयरक्राफ्ट में जितना भी मटेरियल लोड किया जाता है एट द टाइम ऑफ जर्नी, वो कहां पे यूज होने वाला है? एट द टाइम ऑफ जर्नी। जैसे फ्यूल हो गया, मेडिसिन हो गया, बहुत सारे कंज्यूमेबल आइटम्स हो गए। लॉ बोलता है वो भी आपका गुड्स बन जाएगा। लेकिन कब गुड्स बनेगा? अगर वो मटेरियल इंडिया के बाहर से कन्वेंस इंडिया में आया एंड वो सारा मटेरियल इंडियन कस्टम स्टेशन पे अनलोड हुआ
एंड कोई लेके जा रहा है, तो लॉ बोलता है अगर आपको इंडिया के बाहर लेके जाना है, इंडिया में लेके जाना है, देन दे आर गुड्स। अगर आपका कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया में लेके जाने का, ये तो सिर्फ कन्वेंस में पड़ा है, कन्वेंस वापस से आगे जाएगा और वापस से यूज होने वाला है, लॉ बोलता है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये स्टोर्स को आपने इंडिया में अनलोड कर दिया तो ये क्या मान लिया जाएगा, गुड्स। तीसरा बैगेज। सर बैगेज क्या होता है? बैगेज मतलब लगेज या फिर बिलोंगिंग्स विद विच वन ट्रेवल। एक पर्सन जब भी ट्रेवल करेगा अपने साथ में जितना भी मटेरियल लेके चलेगा सर, उसको हम क्या बोलेंगे, बैगेज। बैगेज के केस में इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि सर एक बैग के अंदर वेराइटीज ऑफ मटेरियल हो सकता है और हर मटेरियल का रेट ऑफ ड्यूटी अलग अलग हो सकता है। तो क्या एक जनरल पब्लिक को माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई ये मटेरियल का इतना रेट, ये मटेरियल का इतना रेट, ये मटेरियल का इतना? लॉ बोलता है बिल्कुल नहीं, नो क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपके बैग के अंदर कितना भी मटेरियल होने दो, वहां पे हमको कोई भी क्लासिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा बैगेज विल बी क्लासिफाइड अंडर वन रेट। पूरे बैग के अंदर जितना भी मटेरियल है हम एक ही रेट से वहां पे क्या करेंगे, ड्यूटी चार्ज करेंगे, एंड दैट इज 35% बेसिक कस्टम ड्यूटी। और बीसीडी के साथ में क्या लगता है हमेशा, SWS 10% ऑफ बीसीडी। बस इतना ही लगेगा बैगेज के ऊपर, ना क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ना कुछ। बट कुछ एग्जेम्पशन और दिए इन्होंने कि आप जब भी ट्रेवल करके इंडिया में आओगे, जितना भी आपका यूज्ड पर्सनल इफेक्ट है, जो भी आपका डेली यूज्ड वाला मटेरियल है, वो तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा कुछ नया मटेरियल लेके आए, उसके अलावा कोई चीज लेके आ गए, तो उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, हम आपको लिमिट प्रोवाइड करेंगे कि भाई अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया में आते हो तो 50,000 रुपीज का न्यू मटेरियल लेके आ सकते हो। पहले तो जो आपका यूज्ड मटेरियल है पूरा एग्जाम, उसके अलावा जो नया मटेरियल लेके आए, लोग बोलते हैं सीधी सी बात है, बाहर घूमने गए तो कुछ तो लेके आओगे नया मटेरियल, तो 50,000 रुपए तक का नया मटेरियल लेके आ सकते हो। एंड उसके अलावा एडिशनल कुछ भी लेके आए, देन दैट इज टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल? तो पहले 35% बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर जो भी बीसीडी आएगा उसके ऊपर क्या चार्ज करोगे, 10% SW। फिर बोलता है करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर अगर मैं इंडिया के बाहर से डॉलर्स लेके आ गया, फिजिकल करेंसी लेके आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक ड्राफ्ट लेके आ गया, तो लॉ बोलता है वो भी क्या माना जाएगा, गुड्स। बट मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन दिया था कि इनको गुड्स तो बोला, बट इनके ऊपर जो रेट ऑफ ड्यूटी लगाई ना, डेट इज 0%। तो सर अपन ने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन कि सर जब आपको ड्यूटी चार्ज ही नहीं करनी, आपको परसेंटेज कितना लेना है, 0%, तो फिर आप ड्यूटी लगा ही क्यों रहे हो? तो इनका इंटेंशन क्या था, ओनली फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 0% इज ऑल्सो रेट ऑफ ड्यूटी। और अगर मैं 0% भी चार्ज करता हूं, मतलब आपको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। इनडायरेक्टली आपने क्या कर दिया, आपने कस्टम्स को, ऑफिसर्स को आपने प्रोवाइड कर दिया कि आपने कितना करेंसी इंडिया के बाहर से इंडिया में लाया। भले उस पर ड्यूटी नहीं लग रहा, लेकिन मॉनिटरिंग तो हो रही है कि आप कितना करेंसी लेके आ गए। क्लियर है? तो ये अपन ने कुछ पढ़ा था। फिर सेकंड था इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर, सर जब भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होंगे आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे 3 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कौन थे वो 3 लोग? Person in charge. फर्स्ट वाज पर्सन इन चार्ज, सेकंड Custodian. सेकंड वाज कस्टोडियन, एंड थर्ड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, कौन ड्यूटी पे करेगा, गुड्स लेके जाएगा? Porter. इंपोर्टर। तो इंपोर्ट प्रोसीजर बेसिकली 3 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहला पर्सन इंचार्ज, वो पर्सन जो कन्वेंस इंडिया में लेके आएगा। सपोज वो कन्वेंस इंडिया में नहीं लेके आया तो इंपोर्टर गुड्स क्या लेके जाएगा? तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर, जो अपने कन्वेंस को कंट्रोल करेगा और अपने गुड्स को कहां पे लेके आएगा, इंडिया में। वेसल को, एयरक्राफ्ट को कहां पे लेके आएगा, इंडिया में। दैट इज पर्सन इंचार्ज। सर पर्सन इंचार्ज अपना वेसल इंडिया में लेके आया, अब क्या जब तक इंपोर्टर आए तब तक क्या हमारा पर्सन इंचार्ज अपना वेसल लेके वहीं पे खड़ा रहेगा क्या? सर बिल्कुल नहीं, तो अपने आउटवर्ड जर्नी पे जाना है ना, प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन्ड है।
तो इन्होंने क्या बोल दिया, देख भाई पर्सन इंचार्ज गुड्स इंडिया में लेके आएगा और इंडिया में लाके जैसे ही वो इंडियन कस्टम स्टेशन पे अनलोड करेगा, ये सारे गुड्स किसके पास चले जाएंगे, कस्टोडियन के पास। टेम्पररी पीरियड के लिए सारे के सारे गुड्स किसके पास रखे जाएंगे, कस्टोडियन के पास, जब तक इंपोर्टर आ नहीं जाता। एंड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ इंपोर्टर। तो 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा का पूरा चैप्टर है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन इंचार्ज। सेक्शन 29 क्या बोलता है, पर्सन इंचार्ज टू ब्रिंग कन्वेंस ओनली एट कस्टम स्टेशन। तो पर्सन इंचार्ज अपना कन्वेंस कहां पे लेके आएगा, ओनली एट नोटिफाइड कस्टम। जो प्लेसेस को हमने कस्टम स्टेशन नोटिफाई नहीं किया है, पर्सन इंचार्ज अपने गुड्स अपना वेसल वहां पे नहीं लेके जा सकता। और इन केस वो लेके चला गया जो अननोटिफाइड प्लेसेस है, तो वो केस में गुड्स एज वेल एज कन्वेंस का क्या हो सकता है, कॉन्फिस्केशन। बट सर व्हाट इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी इट इज अलाउड। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, कोई वहां पे वेदर कंडीशन प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से आपको अपने एयरक्राफ्ट को कोई दूसरे प्लेस पे लैंडिंग करवानी है, लॉ बोलता है परमिटेड है। क्लियर है। तो सेक्शन 29 बोलता है इन जनरल पर्सन इंचार्ज अपना कन्वेंस कहां पे लेके आएगा, सिर्फ नोटिफाइड कस्टम स्टेशन पे। और हमने बात की थी कि कन्वेंस आपके वेसल है, एयरक्राफ्ट है, व्हीकल है, एंड व्हीकल इंक्लूड्स ट्रेन। एंड सर हु इज पर्सन इंचार्ज, तो हर कन्वेंस के लिए एक एक पर्सन इंचार्ज नोटिफाई किया गया है। जैसे वेसल के लिए कौन था, सर वेसल के लिए मास्टर। एयरक्राफ्ट के लिए कौन है, पायलट। व्हीकल के लिए कौन, ड्राइवर। सर ट्रेन के लिए कौन रहेगा, कंडक्टर या फिर गार्ड, जो लॉ ने डिफाइन किया है। एंड सर व्हाट इज कस्टम स्टेशन, तो वेसल के लिए कस्टम स्टेशन क्या है, सर वेसल के लिए है कस्टम्स पोर्ट। वेसल के लिए कस्टम्स पोर्ट। सर एयरक्राफ्ट के लिए कस्टम्स एयरपोर्ट। व्हीकल एंड ट्रेन के लिए क्या था, सर वहां पे था लैंड कस्टम स्टेशन। टोटल 5 तरह के कस्टम स्टेशन होते हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे कवर हो गए, और 2 कौन से हैं, सर इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिस, जब अपन ने डेफिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था। तो अभी के लिए इतना ही है कि पर्सन इंचार्ज अपना कन्वेंस कहां पे लेके जाएगा, ओनली एट नोटिफाइड कस्टम स्टेशन। जो प्लेसेस नोटिफाइड नहीं है वहां पे आप लेके नहीं जा सकते, वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केशन ऑफ वेसल एज वेल एज गुड्स। इन केस ऑफ इमरजेंसी इट इज अलाउड। लेकिन जब भी पर्सन इंचार्ज अपने गुड्स इंडिया में लेके आएगा, उसको फाइल करना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 30 एंड 30A। 31A अमेंडमेंट था जो आपका मॉड्यूल कवर नहीं करता, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 30 बोलता है पर्सन इंचार्ज को फाइल करना पड़ेगा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट वेसल के लिए। सर एक ऐसा डॉक्यूमेंट फाइल करेगा जिसमें लिखा रहेगा डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स, कौन से कंट्री से आ रहा है, क्या डिस्क्रिप्शन है, ये गुड्स का कौन सा ओरिजिन कंट्री है, सारी चीज यहाँ पे लिखी जाएगी। सर कब तक फाइल करना है, तो लॉ बोलता है बिफोर अराइवल, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। वेसल के केस में पर्सन इंचार्ज फाइल करता है एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम क्या है, सर इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। कब तक फाइल करने का, सर इंडिया में पहुंचने से पहले। एंड सर अगर डिले हो गया फाइलिंग में, तो बेटा वहां पे लग जाएगा पेनल्टी, बट द मैक्सिमम पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड ₹50,000। और अपने सिलेबस में जो प्रोसीजर कवर किया गया ना, वो सिर्फ वेसल के लिए कवर किया गया है। तो मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे बताया था कि दूसरे कन्वेंस के लिए क्या हो सकता है, बट अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ अपन मॉड्यूल के बेसिस पे चलेंगे। मॉड्यूल क्या बात करता है, सिर्फ वेसल के लिए। तो वेसल के लिए क्या फाइल करना पड़ेगा पर्सन इंचार्ज को, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। कब तक फाइल करो, बिफोर अराइवल। एंड अदरवाइज पेनल्टी कितना, नॉट एक्सीडिंग ₹50,000। कम भी लग सकता है बट मैक्सिमम कितना, 50,000। फिर सेक्शन 31, सेक्शन 31 वेसल के लिए 2 पॉइंट बोलता है। एंट्री इनवर्ड ऑर्डर बोलता है भले ही आपका वेसल हमारे पोर्ट के वहां पे पहुंच गया, लेकिन जब तक आपके वेसल को एंट्री इनवर्ड ऑर्डर ना मिले, गुड्स इंडिया में अनलोड नहीं हो सकते। बेसिकली ये परमिशन क्या बोलता है कि हमारे पास है ना, पोर्ट का जो स्पेस है वो लिमिटेड स्पेस है। तो सपोज कोई और वेसल वहां पे एंटर रहेगा,
तो जब तक हमारा प्लेस एम्प्टी नहीं हो जाता, बर्थिंग प्लेस अवेलेबल नहीं हो जाता, हम आपको ये ऑर्डर नहीं देंगे। और जैसे ही पोर्ट पे प्लेस अवेलेबल हो गया, हम आपको राइटिंग में क्या दे देंगे, एक ऑर्डर जिसका नाम रहेगा एंट्री इनवर्ड ऑर्डर। तो जब तक एंट्री इनवर्ड ऑर्डर ना मिले, गुड्स इंडिया में अनलोड नहीं हो सकते। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस दिन मिलेगा एंट्री इनवर्ड ऑर्डर, उस दिन माना जाएगा कि वेसल का इंडिया में हुआ है अराइवल। जिस दिन मिलेगा एंट्री इनवर्ड ऑर्डर, उस दिन माना जाएगा वेसल का क्या हुआ है, अराइवल। क्या भरोसा कि आपका वेसल आके खड़ा था 4 दिन से, बट गुड्स अनलोड ही नहीं हो पा रहे थे। गुड्स अनलोड नहीं हो पा रहे थे बिकॉज हमारे पास प्लेस ही अवेलेबल नहीं था। तो लॉ बोलता है जिस दिन प्लेस अवेलेबल होएगा, जिस दिन हम रजिस्टर में एंट्री करके आपको एंट्री इनवर्ड ऑर्डर देंगे ना, उसी दिन माना जाएगा वेसल का हुआ है अराइवल। एक्चुअल में आप कभी भी आके खड़े हुए थे, हमको फर्क नहीं पड़ा। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 31 के। उसके बाद में सर हमारा पर्सन इंचार्ज आया, सेक्शन 29 के हिसाब से प्रॉपर प्लेस पे आया, उसने सेक्शन 30 के हिसाब से डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया एंड गुड्स क्या हो गए, अनलोड हो गए। सर ये सारे के सारे गुड्स अनलोड होके किसके पास चले गए, कस्टोडियन। तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ कस्टोडियन एंड कस्टोडियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया अंडर सेक्शन 45, अंडर सेक्शन 45। एंड सेक्शन 45 ने 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई कस्टोडियन, तेरे पास जितने भी गुड्स आए ना, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करो। उसका क्या करो सर, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, अपने पास रजिस्टर में नोट डाउन करके रखो। एंड सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जितने भी गुड्स तुम्हारे पास आए ना, ये किसी को भी हैंडओवर मत करना जब तक प्रॉपर ऑफिसर का राइटिंग में ऑर्डर ना मिल जाए। जब तक प्रॉपर ऑफिसर को आपको राइटिंग में ना दे देना, तब तक ये गुड्स किसी को भी देने का, क्लियर है। ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी था किसका, कस्टोडियन का। एंड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ इंपोर्टर अंडर सेक्शन 46। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, सर इंपोर्टर का। अब इंपोर्टर क्या करेगा सर, इंपोर्टर फाइल करेगा कोई डॉक्यूमेंट, इंपोर्टर पे करेगा ड्यूटी, किसको करेगा सर, कस्टम ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को। और प्रॉपर ऑफिसर जैसे ही सेटिस्फाइड हो जाएगा ना, वो एक राइटिंग में ऑर्डर दे देगा, वो राइटिंग में एक ऑर्डर दे देगा जिसका नाम होता है आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर। जो नाम से ही पता चल रहा है, आउट ऑफ कस्टम चार्ज, ऐसा ऑर्डर जिससे आपके गुड्स कस्टम्स के कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे। उसके बाद में कस्टम्स का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कस्टम्स क्या बोलता है, देखो एक बार ड्यूटी पे कर दिया ना, गुड्स आपके, फिर मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनली इंपोर्टर आएगा, डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, ड्यूटी पे करेगा और क्या बोलेगा, सर मेरे को मेरे गुड्स दे दो। तो यहाँ पे कस्टम ऑफिसर क्या बोलेगा, भाई मेरे पास गुड्स नहीं है, मैं तेरे को एक ऑर्डर दे देता हूँ राइटिंग में, जिसका नाम क्या है, आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर। ये ऑर्डर ले ले, ये ऑर्डर किसके पास लेके जाना, कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन क्या दे देगा आपको, देखो ना कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी थी, जब तक प्रॉपर ऑफिसर का राइटिंग में ऑर्डर ना मिल जाए, गुड्स आप किसी को भी हैंडओवर नहीं करोगे। तो वो राइटिंग में ऑर्डर लेके तो कौन आएगा उसके पास, इंपोर्टर, बट इंपोर्टर को देने वाला कौन है, प्रॉपर ऑफिसर। तो इंपोर्टर गया पीओ के पास, पीओ को बोलता है सर देखो ये मेरा डॉक्यूमेंट, ये मेरा ड्यूटी, सब कुछ क्लियर है। तो प्रॉपर ऑफिसर बोलता है हाँ भाई क्लियर है, ये ले राइटिंग में ऑर्डर, क्योंकि गुड्स मेरे पास नहीं है, गुड्स तो किसके पास पड़े हैं, कस्टोडियन के पास। तो कस्टोडियन को ये जैसे ही आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे ना, ये ऑर्डर दिखाओगे, वो आपको क्या दे देगा। तो इंपोर्टर को फाइल करना है डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, बिल ऑफ एंट्री। ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप गुड्स को इंडिया में एंट्री दिलवाओगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट कितने टाइप्स के हैं सर, 2 टाइप्स के हैं, या तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, या तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अगर इंपोर्टर ड्यूटी पे कर पा रहा है, उसको नहीं चाहिए कस्टम्स का कोई भी कंट्रोल उसके सर पे रहे, तो क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा एंड गुड्स को लेके चला जाएगा फॉर फाइनल यूज। बट सर इंपोर्टर इज अनेबल टू पे द ड्यूटी, इंपोर्टर ड्यूटी पे नहीं कर पा रहा है, तो लॉ बोलता है वो केस में टेम्पररी पीरियड के लिए आप गुड्स को कहां पे रख सकते हो, वेयर हाउस में। विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप गुड्स को कहां पे रख सकते हो, वेयर हाउस में। आप गुड्स को वेयर हाउस में रख दो, टाइम लिमिट अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, वापस से देख लेंगे।
तो सर आप क्या कर दो, अगर ड्यूटी नहीं पे कर पा रहे तो गुड्स को कहाँ पे रख दो, वेयर हाउस में। तो सर ड्यूटी कब पे करने का, जिस दिन गुड्स वेयर हाउस से बाहर निकलेंगे, जिस दिन गुड्स वेयर हाउस से बाहर निकलेंगे उस दिन आपको पे करना पड़ेगा ड्यूटी। लेकिन लॉ बोलता है देख भाई इंपोर्टर, तेरे को बिल ऑफ एंट्री फाइल तो करना पड़ेगा, कुछ भी कर हमारा प्लेस खाली कर। या तो तेरे पास ड्यूटी पे करने का ताकत है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर, ड्यूटी पे करने का ताकत नहीं है तो टेम्पररी पीरियड के लिए कहां पे रख दे, वेयर हाउस में रख दे। लेकिन कुछ भी कर, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट तो फाइल कर दे। कब तक फाइल करना, विद इन 1 डे। हम आपको 1 वर्किंग डे का टाइम देंगे, मतलब अगर आपका वेसल इंडिया में आज आ गया ना तो हम आपको 1 एक्स्ट्रा दे देंगे, मतलब कल तक आप अपने गुड्स लेके जा सकते हो आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और कल तक नहीं लेके गए तो उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगी सर, उसके बाद में स्टार्ट हो जाती है पेनल्टी। बट मॉड्यूल इतना ही बोलता है कि इंपोर्टर को फाइल करना पड़ेगा बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री इज ऑफ 2 टाइप्स, या तो होम कंजम्पशन फाइनल यूज बट आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बट अगर आप ड्यूटी नहीं पे कर पा रहे हो तो टेम्पररी पीरियड के लिए कहां पे रख दो, वेयर हाउस। क्लियर है। एंड बिल ऑफ एंट्री के अंदर आपके गुड्स का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। ये 2 टॉपिक्स हो गए अपने कंप्लीट। समझ रहे अपने को कुछ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. फिर ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सर जब भी आप इंपोर्ट करोगे ना उसके ऊपर कुछ कुछ ड्यूटीज एप्लीकेबल होगी। तो सर कौन सा ड्यूटी एप्लीकेबल होएगा, तो सबसे पहला ड्यूटी इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। जो भी आपका असेसेबल वैल्यू रहेगा, जो भी आपका वैल्यू रहेगा, बाकी ड्यूटी लगे ना लगे, सबसे पहला ड्यूटी लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। बट सर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी 2 तरह का ड्यूटी है, एक है स्टैंडर्ड रेट, दूसरा है प्रेफरेंशियल रेट। एंड प्रेफरेंशियल रेट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट। तो सर ये 2 तरह का रेट है। तो नॉर्मली बेटा स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल होता है जब भी इंपोर्ट करोगे। बट अगर आपने गुड्स किसी नोटिफाइड कंट्री, किसी ऐसी कंट्री से इंपोर्ट किया जिसको हमारी कंट्री प्रेफरेंस देती है, तो लॉ बोलता है कि अगर आपने प्रेफरेंशियल कंट्री से इंपोर्ट किया ना तो वो केस में ड्यूटी कौन सा लगेगा, प्रेफरेंशियल रेट वाला, विच इज ईदर लेस देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट। तो मैक्सिमम केसेस में तो आपका प्रेफरेंशियल रेट कम रहेगा एंड जहां पे कम पॉसिबल नहीं है वहां पे इक्वल रहेगा। क्लियर है, हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। सेकंड, जब भी आप बीसीडी चार्ज करोगे उसके साथ में आपको एक और ड्यूटी चार्ज करना पड़ेगा, डेट इज एसडब्ल्यूएस ऑन बीसीडी एट द रेट ऑफ 10%। जब भी बीसीडी लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, साथ में एक और ड्यूटी तो आएगा ही जिसका नाम क्या है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एसडब्ल्यूएस ऑन बीसीडी एट द रेट ऑफ 10%। बीसीडी दिखा क्वेश्चन में, एसडब्ल्यूएस दिया है कि नहीं दिया है, हमको तो चार्ज करना है बिकॉज लॉ बोलता है आफ्टर बीसीडी एसडब्ल्यूएस इज चार्ज एट द रेट 10% ऑन बीसीडी। बेटा टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर है। जीएसटी में आपने पढ़ा रहेगा कैस्केडिंग इफेक्ट, ये सब हमको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। बट कस्टम्स में कैस्केडिंग इफेक्ट होता रहता है, टैक्स ऑन टैक्स वाला सिचुएशन होता रहता है। अल्टीमेटली इंपोर्ट का वैल्यू बढ़ रहा है ना तो पर्सन डीमोटिवेट होएगा, तो कस्टम्स के अंदर जैसा आपका टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है वो होता रहेगा। तो सबसे पहले बीसीडी चार्ज करो, बीसीडी के ऊपर क्या चार्ज करो, एसडब्ल्यूएस। लेकिन एसडब्ल्यूएस का रेट फिक्स है 10%, लेकिन बीसीडी का रेट क्वेश्चन आपको हमेशा प्रोवाइड करेगा। सेकंड, इट इज लेविड टू फंड। सर ये एसडब्ल्यूएस किस चीज को फाइनेंस करने के लिए लेके आया, तो 3 चीजों के लिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक सेस लगा है, टैक्स ऑन टैक्स लगा है, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। तीसरा, हाउएवर इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल, गोल्ड एंड सिल्वर, बेटा ये 4 प्रोडक्ट के केस में, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड एंड सिल्वर के केस में आपका एसडब्ल्यूएस रेट विल बी 3%। इसके अलावा कुछ भी इंपोर्ट करो एसडब्ल्यूएस का रेट इज 10%, बट ये 4 प्रोडक्ट के केस में एसडब्ल्यूएस का रेट इज 3%। तो जो भी आपका असेसेबल वैल्यू रहेगा एवी के ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे, बीसीडी, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड बीसीडी का जो भी अमाउंट होएगा
उसका 10% विल बी योर SW। उसके बाद में कुछ एडिशनल ड्यूटीज लगेगी। उसके बाद में क्या लगेगी सर? कुछ एडिशनल ड्यूटीज। उसके बाद में क्या बोलता है सर? उसके बाद में चार्ज होएगा कुछ एडिशनल ड्यूटीज। बेसिकली क्या था सर? इंपोर्टर को क्या पे करना है? एक तो BCD, दूसरा SWS। फिर लॉ बोलता है इंडिया के पर्सन को और कोई भी ड्यूटीज एप्लीकेबल होता है तो इंपोर्टर को भी सेम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन पूछा कि सर इंडिया में पहले कौन से टैक्स लगते थे? तो इंडिया में पहले लगता था एक तो एक्साइज ड्यूटी एंड दूसरा लगता था वेट। पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी एंड वेट। तो लॉ क्या करता था मालूम है? एक्साइज ड्यूटी एंड वेट को कंपेंसेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ला दिया था एडिशनल ड्यूटी। क्या ला दिया था? एडिशनल ड्यूटी। बट GST आने के बाद में एक्साइज ड्यूटी भी हट गया, वेट भी हट गया, बट GST आने के बाद में दो टैक्सेस और आ गए। एक तो आ गया IGST एंड दूसरा आ गया GST का कंपेंसेशन टैक्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर IGST क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे CGST, SGST ये सब नाम क्यों यूज नहीं कर रहा हूं? बिकॉज आपका जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट इज ए इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर क्या चार्ज होता है सर? वहां पे चार्ज होता है IGST। तो मैं CGST और SGST नाम नहीं ले रहा हूं, अल्टीमेटली दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? IGST। तो सर इंडिया में GST आने के बाद में दो टैक्सेस आ गए। एक तो आ गया आपका IGST एंड दूसरा GST का कंपेंसेशन सेस। तो लॉ बोलता है ठीक है, हम इनको भी क्या करेंगे? कंपेंसेट। हम इसको भी क्या करेंगे? कंपेंसेट। अगर यही गुड्स आपने इंडिया से परचेस किया होता तो आपको IGST भी लगता। तो लॉ बोलता है अगर कोई पर्सन गुड्स को इंपोर्ट करेगा तो उसको BCD और SWS तो देना ही है, उसको साथ में पे करना पड़ेगा IGST। बट IGST का यहाँ पे जो सेक्शन रहेगा ना, डेट विल बी 37, डेट विल बी 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, जो क्या बोलता है आप क्या चार्ज करोगे? IGST। एंड सर किसी प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया में अगर GST का कंपनसेशन सेस भी लग रहा है तो लॉ बोलता है वहां पे 37 भी लगेगा और साथ में क्या लगेगा? 39। तो 37 कंपेंसेट करता था इंडिया के IGST को एंड 39 कंपेंसेट करता है इंडिया के GST कंपेंसेशन सेस को। क्लियर है? तो ये एडिशनल ड्यूटी, तो जिस प्रोडक्ट पे IGST लगता है हम उस पे क्या चार्ज कर देंगे? 37 विच इज इक्वल टू IGST। एंड जिस प्रोडक्ट पे IGST भी लगता है और GST का कंपेंसेशन सेस भी लगता है तो सर वहां पे हम 37 भी चार्ज करेंगे और 39 भी चार्ज करेंगे। एंड क्वेश्चन आपको प्रॉपरली लिख के देगा कि आपने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया ना उसके ऊपर इंडिया में IGST लगता है, मतलब वो आपको क्या बोलता है? 37 वाला चार्ज कर दे भाई। एंड अगर क्वेश्चन बोलता है IGST भी लगता है साथ में GST कंपेंसेशन सेस भी लगता है तो वो केस में हम क्या करेंगे? 39 भी चार्ज कर देंगे। बट आपको मालूम होना चाहिए GST सारे प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है, बट वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना उन पे एप्लीकेबल नहीं है। हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो बेटा जिन प्रोडक्ट पे GST एप्लीकेबल ही नहीं है उस केस में हम 37 एंड 39 चार्ज नहीं करेंगे। बिकॉज बेसिकली ये एडिशनल ड्यूटी क्या है? ये कंपेंसेटिंग ड्यूटी है कि इंडिया में जो जो टैक्सेस लग रहे हैं उसको कंपेंसेट करेंगे। तो बेटा अगर इंडिया में किसी प्रोडक्ट के ऊपर GST लगता ही नहीं है तो उस केस में हम कंपेंसेटिंग ड्यूटी या एडिशनल ड्यूटी भी चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे तो कैलकुलेशन फॉर्मेट कैसा रहेगा? उस पे सेस तो आ जाएगा ना? बट सेस तो 8 आएगा ना, रुपीज सेस तो BCD के साथ में ही आ जाएगा। यस यस, बट एट द एंड चार्ज करेंगे ना अपन एसेसेबल वैल्यू पे? नहीं, सबसे पहले चार्ज करेंगे। देखो अपना कैलकुलेशन फॉर्मेट कैसा है, जैसे ही असेसेबल वैल्यू आया सबसे पहले चार्ज करो BCD। अब BCD चार्ज किया तो BCD का जो भी अमाउंट आया, अज्यूमिंग BCD इज 20%, तो सर ये BCD आ गया 200। जैसे ही BCD दिखा सबसे पहले हम क्या चार्ज करेंगे? SWS ऑन BCD एट द रेट ऑफ 10%।
दैट इज 20 रुपीज। वैल्यू दिखा सबसे पहले बीसीडी, बीसीडी के बाद में क्या लगेगा, एसडब्ल्यूएस। तो सर मेरा वैल्यू कितना हो गया, 1220। फिर लॉ बोलता है और अगर कोई दूसरा ड्यूटीज है तो पहले वो भी चार्ज कर दो। फिर जो फाइनल टोटल आएगा ना, फिर जो फाइनल टोटल आएगा सर उस पर क्या चार्ज करोगे, उसके ऊपर चार्ज करोगे आप तो एक तो आईजीएसटी, दूसरा चार्ज करोगे जीएसटी का कंपनसेशन सेस, जो भी रेट आपको क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग। बट एक इंपॉर्टेंट चीज सर, आईजीएसटी एंड जीएसटी का कंपनसेशन सेस दोनों का जो वैल्यू रहेगा ना जिस पे आप चार्ज करोगे दैट विल बी सेम। मतलब जिस अमाउंट पे आईजीएसटी चार्ज करोगे उसी अमाउंट पे क्या चार्ज करेंगे, जीएसटी का कंपनसेशन। अगर आपको याद आ रहा है अपन ने पढ़ा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन लेके सॉल्व कर दूंगा। सर उसके बाद में बोलता है कुछ और ड्यूटीज भी एप्लीकेबल हो सकती है, जैसे सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। 3 अदर ड्यूटीज है। सेफगार्ड ड्यूटी कब इंपोज होएगा, अगर किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटी में हो जाए जिसके वजह से इंडिया का मार्केट डैमेज होने लगे, तो सर वो केस में हम क्या इंपोज करेंगे, सर वो केस में हम इंपोज करेंगे सेफगार्ड ड्यूटी। एंड सर एंटी सब्सिडी ड्यूटी, अगर कोई कंट्री अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड कर रहा है सब्सिडी जिसके वजह से इंडिया में जो गुड्स आ रहे हैं ना वो कम प्राइस में आ रहे हैं, मतलब सामने वाला कंट्री अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रहा है, बट उन लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सपोज उनको सब्सिडी मिला 40 रुपीज का पर क्वांटिटी, और उन लोग इंडिया में क्या कर रहे थे, नॉर्मली उन लोग इंडिया में 100 रुपए में सेल कर रहे थे, पर जैसे ही उनको सब्सिडी मिला ना उन्होंने बोला देखो सब्सिडी से अपने को क्या करने का, अपने को तो मार्केट कैप्चर करने का है, तो उन्होंने ये सब्सिडी को क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया और इंडिया में कितने में बेचना चालू कर दिया, 60 रुपीज में। अल्टीमेटली उनके पास 100 रुपीज आ रहा था, बट उन्होंने दिमाग लगाया क्यों ना ये सब्सिडी का यूज करके इंडिया में सस्ते में बेचे ताकि मार्केट कैप्चर हो। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है अगर सब्सिडी के वजह से भी अगर हमारे इंडिया में प्रोडक्ट चीप प्राइस पे आने लग गया, सस्ते प्राइस में आने लग गया, जिसके वजह से जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है उनसे तो कोई परचेज ही नहीं करेगा बिकॉज इंपोर्टेड गुड्स सस्ते प्राइस में आ रहे हैं, तो लॉ बोलता है वो केस में हम चार्ज कर देंगे एंटी सब्सिडी ड्यूटी। एंड सर अगर कोई कंट्री या इवन कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिया में डंप करती है, प्रोडक्ट लोअर देन देयर कॉस्ट, तो सर वो केस में हम क्या चार्ज कर देंगे, सर वो केस में हम चार्ज कर देंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या चार्ज करेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। बट सर एंटी डंपिंग ड्यूटी का अमाउंट कितना रहेगा, लॉ बोलता है जितना आपका डंपिंग मार्जिन, जितना आपका डंपिंग मार्जिन उतना हम चार्ज कर देंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सर व्हाट इज डंपिंग मार्जिन, डंपिंग मार्जिन क्या होता है, तो इन्होंने क्या बोला, नॉर्मल प्राइस ऑफ गुड्स इन फॉरेन कंट्री। बोलते देख भाई एक्सपोर्टर, सामने वाले को हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तेरे ही कंट्री में ये गुड्स को नॉर्मली कितने में बेचता है, तो बोलता सर मैं 100 रुपए में बेचता हूँ मेरे कंट्री में, नॉर्मल प्राइस ऑफ द गुड्स इन फॉरेन कंट्री। तुम तुम्हारे कंट्री में कितने बेचते हो, बोलता 100 रुपए में। ठीक है, इंडिया में कितने में एक्सपोर्ट किया, सर इंडिया में एक्सपोर्ट किया 40 रुपीज में। तेरे को तेरे ही कंट्री में 100 रुपया मिलने वाला था और तू इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है 40 रुपीज में, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया का मार्केट कैप्चर करने के लिए यू आर मेकिंग अ लॉस ऑफ 60 रुपीज। तो उसने 60 का लॉस किया, मतलब हमारे इंडिया के इंपोर्टर को 60 का फायदा हुआ होगा, तो लॉ बोलता है ये जो फायदा हुआ ना ये फायदा नहीं होना चाहिए था, तो ये जो 60 रुपीज है दिस इज डंपिंग मार्जिन। प्रोडक्ट को डंप करने के लिए वो पर्सन ने 60 रुपीज का लॉस क्रिएट किया, तो लॉ बोलता है हम ये 60 रुपीज चार्ज कर देंगे एज एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो 3 तरह का ड्यूटी है, अदर ड्यूटी है, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तीनों का कंसेप्ट समझ लो, अगर प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में इंडिया में आ रहा है तो वहां पे सेफगार्ड ड्यूटी, कोई कंट्री सब्सिडी दे रही है तो एंटी सब्सिडी ड्यूटी, और अगर कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट को इंडिया में डंप कर रही है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर और क्या क्या टैक्सेस थे, एक तो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था जो 8 रुपीज लीटर के हिसाब से इंपोज होएगा ऑन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर एक एडिशनल ड्यूटी है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस।
कितना सर 8 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। एंड एक है हेल्थ सेस एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 5% ऑन असेसेबल वैल्यू बट ओनली इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। कोविड को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये ड्यूटी इंपोज की कि सर जो भी आपका इंपोर्ट होएगा मेडिकल इक्विपमेंट तो वहां पे हम क्या चार्ज करेंगे हेल्थ सेस, जो भी आपका असेसेबल वैल्यू रहेगा उसका डायरेक्टली फ्लैट कितना 5%। तो अपना जो एक्चुअल फॉर्मेट बनेगा ना कैलकुलेशन का, वो फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले आएगा असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू के ऊपर क्या चार्ज करोगे बीसीडी। बीसीडी का रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा अज्यूमिंग 10% दिया तो सर बीसीडी एवी के ऊपर आएगा 10 रुपीज। जैसे ही बीसीडी आया सबसे पहले क्या चार्ज करेंगे एसडब्ल्यूएस एट द रेट 10%। बट ये एसडब्ल्यूएस 10% किसके ऊपर सर बीसीडी के ऊपर, टैक्स ऑन टैक्स। तो कितना हो गया 111। फिर लॉ बोलता है अगर आपके पास और कोई ड्यूटी अवेलेबल है, अगर आपके पास सेफगार्ड ड्यूटी अवेलेबल है, अगर आपके पास एंटी सब्सिडी ड्यूटी अवेलेबल है, अगर आपके पास एंटी डंपिंग ड्यूटी अवेलेबल है तो पहले वो ऐड कर दो। अज्यूमिंग उसका अमाउंट आ गया 9 रुपीज। अब आपको लॉजिक भी बता देता हूँ, सेफगार्ड ड्यूटी का जो भी परसेंटेज होगा, सेफगार्ड ड्यूटी इज गिवन एज अ परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होएगा डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑन असेसेबल वैल्यू। सपोज लॉ बोलता है सेफगार्ड ड्यूटी का रेट इज 20%, तो बेटा हम अमाउंट तो इधर ही लिखेंगे बट अमाउंट विल बी 20% ऑफ दिस असेसेबल वैल्यू। ठीक है सर। एंटी सब्सिडी ड्यूटी का अमाउंट बेटा सामने वाले कंट्री ने जितना सब्सिडी दिया ना उतना ही बन जाएगा एंटी सब्सिडी ड्यूटी। सर एंटी डंपिंग ड्यूटी का अमाउंट जितना डंपिंग मार्जिन, तो जितना डंपिंग मार्जिन उतना क्या चार्ज कर देंगे एंटी डंपिंग। तो सर जो भी आपका ड्यूटी एप्लीकेबल है ऐड कर दो। मेरे पास फाइनल टोटल आ गया 120। बेटा ये कौन सा अमाउंट है सर, ये 120 के अंदर असेसेबल वैल्यू भी है एंड ऑल अदर ड्यूटीज इसके अंदर एडेड है, सारे ड्यूटीज ऐड कर दिए। सर ये जो फाइनल अमाउंट आएगा ना इसके ऊपर आप चार्ज करोगे एक तो आईजीएसटी एंड दूसरा चार्ज करोगे जीएसटी कंपेंसेशन सेस इफ एप्लीकेबल। क्लियर है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एवी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस आपको ये एडिशनल ड्यूटी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो जब एडिशनल ड्यूटीज के क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो हम डायरेक्टली 111 पे ही क्या चार्ज कर देते हैं आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपेंसेशन। बट इन केस अगर कोई एडिशनल ड्यूटी है तो वो भी ऐड कर दो एंड फाइनली लास्ट में जो टोटल आएगा उसके ऊपर आप चार्ज करोगे आईजीएसटी एंड जीएसटी का कंपेंसेशन सेस। आईजीएसटी अंडर सेक्शन 3(7) एंड जीएसटी कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 3(9). एंड ये दोनों ड्यूटी सेम अमाउंट पे चार्ज होता है, दोनों ड्यूटी सेम अमाउंट पे चार्ज होता है। बिकॉज अगर आपने सेम अमाउंट पे चार्ज नहीं किया ना तो वहां पे आप जीएसटी के टैक्स के ऊपर क्या चार्ज कर दोगे टैक्स। तो लॉ बोलता है हमको वो नहीं चाहिए। तो सर जिस अमाउंट मैंडेटरी पे है। जीएसटी चार्ज करोगे उसी अमाउंट पे चार्ज करोगे जीएसटी का कंपेंसेशन। क्या क्वेश्चन था मैडम। सर मैंडेटरी है ये आईजीएसटी और जीएसटी सेस चार्ज करना। मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। अगर आपने जो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट किया उस पे अगर इंडिया में आईजीएसटी लगता होगा तो हम चार्ज करेंगे। तो इंडिया सर में आज की क्वेश्चन तारीख में सारे प्रोडक्ट पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होता ही है एक्सेप्ट वो 5-6 प्रोडक्ट। बट अपने लिए मैटर ये करता है कि क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आईजीएसटी का रेट ही नहीं दिया है तो हम चार्ज नहीं करेंगे। एंड ओके जीएसटी सर। का कंपेंसेशन सेस तो हार्डली 3-4 प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल होता है। जैसे मोटर कार हो गया, तो अगर आपने मोटर कार इंपोर्ट किया तो वो केस में आईजीएसटी भी लगता है, जीएसटी का कंपेंसेशन सेस भी लगता है। तो आईजीएसटी का कंपेंसेशन सेस वाले क्वेश्चन तो रेयरली होंगे। बट अगर दोनों रेट दिया तो दोनों रेट इज एप्लीकेबल ऑन अबाउ सेम अमाउंट पे। सर एडिशनल ड्यूटी का भी वो लोग स्पेसिफाई करेंगे ना परसेंटेज। हाँ तो ये एडिशनल ड्यूटी ही है। कौन सा आप बोल रहे हो, सेफगार्ड ड्यूटी वाला ये सब। हाँ हाँ सर हाँ। हाँ तो सेफगार्ड ड्यूटी के लिए आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया जाएगा, जो भी परसेंटेज दिया डायरेक्टली ऑन असेसेबल वैल्यू। एंटी सब्सिडी ड्यूटी के लिए आपको बोलेंगे कि सामने वाले कंट्री ने अपने एक्सपोर्टर्स को 20 रुपीज का सब्सिडी दिया
तो जितना सब्सिडी उतना ही बन गया अपना एंटी सब्सिडी ड्यूटी। एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए उन लोग बताएंगे कि नॉर्मली ये गुड्स का फॉरेन कंट्री में प्राइस 100 रुपीज होता है, बट इंडिया में एक्सपोर्ट किया 80 में, तो हमको मालूम है 20 रुपीज का क्या है यहाँ पे डंपिंग मार्जिन, तो ये 20 क्या बन गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इन लोग पूरा डिटेल प्रोवाइड करते हैं, बट मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ बिकॉज इन लोग अपने सिलेबस के लिए ये सब ड्यूटीज में इतना एंटर नहीं होते। ओके सर। फिर आ गया आपका इंपोर्ट वैल्यूएशन। सर इंपोर्ट वैल्यूएशन में आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू, सर कौन से वैल्यू पे ड्यूटी चार्ज करेंगे, तो सेक्शन 14 आपको हेल्प करता है ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 कि वही वैल्यू कैसे आएगा। तो वैल्यू के लिए दो मेथड है, सेक्शन 14(1) एंड 14(2). सेक्शन 14(1) एंड 14(2), सबसे पहले 14(2) बोलता है कुछ नोटिफाइड प्रोडक्ट के केस में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ना वो हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। पहले तो आपको याद होना चाहिए 14(1) टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड 14(2) टॉक्स अबाउट टैरिफ वैल्यू। सर व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने एक्चुअल में इंपोर्ट किया, एंड 14(2) इज टैरिफ वैल्यू। तो सर 14(2) क्या बोलता है, टैरिफ वैल्यू कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सोचता है कि भाई हर पर्सन का ट्रांजैक्शन वैल्यू तो अलग अलग हो सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है हर पर्सन जो ड्यूटी पे करे ना वो सेम होना चाहिए। तो वो केस में क्या करेंगे, इन लोग अपने हिसाब से खुद से क्या करेंगे, आपको एक वैल्यू नोटिफाई कर देंगे, दैट इज योर टैरिफ वैल्यू। एंड एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको टैरिफ वैल्यू नोटिफाई कर दिया, देन योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी इग्नोर। अज्यूमिंग पेट्रोल एक प्रोडक्ट है, मैंने इंपोर्ट किया एट 70 रुपीज लीटर, किसी ने इंपोर्ट किया 75 रुपीज लीटर, किसी ने इंपोर्ट किया 90 रुपीज लीटर, किसी ने 100 रुपीज लीटर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि भाई पेट्रोल के केस में सबसे ड्यूटी सेम वैल्यू के हिसाब से आना चाहिए, यहाँ पे हमको डिफर क्रिएट नहीं करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है हमारे लिए आपने एक्चुअल में कितने में भी लाया हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए टैरिफ वैल्यू इज 90 रुपीज पर लीटर। तो बेटा ये केस में पर्सन ने 65 में लाया कि 100 में लाया डजंट मैटर, जो ड्यूटी लगेगा विल बी एज पर 90 रुपीज। तो कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट के केस में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इन लोग क्या नोटिफाई कर देंगे टैरिफ वैल्यू, और एक बार किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ वैल्यू नोटिफाई हो गया, देन इट्स एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी इग्नोर। क्लियर है? अब चलते 14(1). आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ना, ये पूरा का पूरा इंपोर्ट वैल्यूएशन चैप्टर में यही है। मेरे को 2 मिनट दो, पीछे कुछ करना पड़ेगा। सेक्शन 14(1) बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, बोलता है इट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। बोलता है जब भी एक इंपोर्टर कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है ना, उसने एक्चुअल में जो भी अमाउंट पे किया ना, जो भी उसने पे कर दिया या फिर पे करने वाला है, बोलता है उसका जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बट सर वैल्यू कहां तक का लेंगे, लॉ बोलता है अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। बोलता है हम प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक का सारा वैल्यू ले लेंगे। सर व्हाट इज प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, सर हमारा कस्टम स्टेशन, इंडिया का कस्टम स्टेशन। लॉ बोलता है अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के सारे खर्चे हम उसमें क्या करेंगे, ऐड। तो लॉजिकली सोचो कि सर सबसे पहले प्रोडक्ट सामने वाले कंट्री में रेडी हुआ होगा, यूएसए फैक्ट्री में रेडी हुआ, तो जैसे ही प्रोडक्ट रेडी होके बाहर निकला, सर कौन सा प्राइस, लॉ बोलता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। सबसे पहले प्रोडक्ट सामने वाले कंट्री में रेडी होएगा, हम इंपोर्ट का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो एक्स फैक्ट्री प्राइस। लॉ बोलता है आप क्या करोगे, यूएसए फैक्ट्री से पहले गुड्स को लेके जाओगे यूएसए पोर्ट तक, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे खर्चे होंगे, एंड जैसे आप यूएसए पोर्ट पे पहुंचोगे, जैसे ही आप लोग अपने गुड्स को कन्वेंस में लोड करोगे, जैसे आप लोग अपने गुड्स को कन्वेंस में लोड कर दोगे, सर उसको बोला जाता है FOB प्राइस, दैट इज
फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। फिर क्या करते हो सर, यूएसए पोर्ट से कन्वेंस किधर आएगा, इंडियन पोर्ट पे, तो उनके पोर्ट से इंडियन पोर्ट पर लाने के लिए भी कुछ खर्चे होंगे, और जैसे ही आपका कन्वेंस इंडियन पोर्ट पे पहुंच जाएगा, इसको हम बोलते हैं CIF प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट प्राइस। एंड बेटा हमको वैल्यू कहां तक लेना था, हमारे इंडियन कस्टम स्टेशन तक के लिए। मतलब सर ये जो मेरा CIF प्राइस है ना, ये क्या बनता है, मेरा असेसेबल वैल्यू। CIF प्राइस मेरा क्या बनेगा, असेसेबल वैल्यू। तो बेटा सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्राइस, वो प्राइस जिसपे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके रेडी हुआ, सामने वाला एक्सपोर्टर बेचने को तैयार है, बट अपने को जो प्राइस लेना है वो तो कहां तक लेना है, इंडियन कस्टम स्टेशन तक का, अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। तो लॉ बोलता है एक्स फैक्ट्री से CIF पहुंचने के लिए आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो सर क्या क्या ऐड करेंगे, तो बेटा एक्स फैक्ट्री प्राइस में अज्यूमिंग 100, लॉ बोलता है इसमें सबसे पहले ऐड करो रूल 10(1) के खर्चे। रूल 10(1) का खर्चा ऐड कर दो, जैसे पैकिंग चार्जेस है ऐड कर दो, कंटेनर का चार्जेस है, कोई आपने पैकिंग किया सेकेंडरी कंटेनर यूज किया ऐड कर दो, कोई डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस है ऐड कर दो, इंजीनियरिंग चार्जेस है ऐड कर दो। तो लॉ बोलता है ये सारी चीजें आप क्या कर दो, ऐड कर दो, कोई कमीशन है ऐड कर दो। लेकिन कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शन थी, अगर आपको याद आ रही है तो सारा कमीशन ऐड कर दो एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, सारे कमीशन ऐड कर दो एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। फिर कोई भी पैकिंग चार्जेस है ऐड कर दो। उसके बाद में बोलते हैं सर डिजाइन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, इंजीनियरिंग चार्जेस अगर इंडिया के बाहर हुए हैं तो ऐड कर दो। बेटा इंडिया में हुए तो इग्नोर, इंडिया के बाहर जितना भी डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस है लॉ बोलता है सब क्या कर दो, ऐड कर दो। फिर सर उनके पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन, उनके पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ऐड कर दो। सर यूएसए पोर्ट पे गुड्स को लोड करने के लिए कुछ लोडिंग चार्जेस लगा होगा, गुड्स को हैंडल करने के लिए कुछ हैंडलिंग चार्जेस लगा होगा, लॉ बोलता है सबको क्या कर दो 10(1) में ऐड, सारे खर्चे इधर हम ऐड कर देंगे। फिर क्या मिलेगा सर, जैसे ही ऐड करोगे आपको मिलेगा FOB प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, ऐसा प्राइस जिससे आपका गुड्स हर तरीके से रेडी और कन्वेंस में क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। सर एक बार FOB प्राइस आ गया ना, आपको कहां पे आना है, FOB प्राइस से CIF, उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट तक। एंड लॉ बोलता है उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट तक आने के लिए दो ही और खर्चे हो सकते हैं। कौन से सर, एक तो ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा इंश्योरेंस। दो ही और खर्चे होंगे, एक तो ट्रांसपोर्ट दूसरा इंश्योरेंस, उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट तक के लिए। और जैसे ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस आपने ऐड कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा, क्या है, एंड CIF ही तो क्या है आपका असेसेबल। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, आपको जितने भी 10(1) वाले खर्चे वो दिए होंगे, हम क्या करेंगे 10(1) वाले सारे खर्चे ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा FOB। और 10(2) के अंदर दो ही चीजें होती है, FOB से CIF आने के लिए दो ही चीजें होती है सर, एक तो ट्रांसपोर्ट दूसरा इंश्योरेंस। लेकिन याद रखना ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक, उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट तक वाला, उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट 10(2) में ऐड कर दो, एंड इंश्योरेंस ऐड कर दो। सर मेरे को ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं मालूम, बेटा ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं मालूम तो क्या करते हो, 20% ऑफ FOB। 20% ऑफ FOB, जो भी FOB आएगा उसका 20%। सर मेरे को इंश्योरेंस चार्जेस नहीं मालूम, कितना ले लोगे सर, 1.125% ऑफ FOB, परसेंटेज स्पेसिफाइड है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस मालूम है, सेम ले लो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं मालूम 20% ऑफ FOB, इंश्योरेंस चार्जेस मालूम है, सेम ले लो। सर इंश्योरेंस चार्जेस नहीं मालूम 1.125% ऑफ FOB। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर, अगर ट्रांसपोर्ट होता है बाय एयर, सर अगर मेरे को ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं मालूम, बेटा ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं मालूम होएगा ना, तो 20% ही लोगे। बट सर अगर ट्रांसपोर्ट बाय एयर है और अगर आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस मालूम भी है, तो भी लॉ बोलता है मैक्सिमम कितना लेंगे 20%। अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर और आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस मालूम होंगे ना, तो भी मैक्सिमम कितना लेंगे 20%। तो क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफाई करता है ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर
या फिर एयर फ्रेट, तो वो केस में अपन ये दिमाग लगाएं। एंड ऑलरेडी सबके ऊपर अपन ने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिर कुछ इंपोर्ट वैल्यूएशन के रूल्स हैं जो आप लोग सेल्फ रीडिंग करोगे। 10(1) में क्या क्या ऐड होएगा, मैंने बोला था कमीशन, सारे कमीशन ऐड कर देना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। बाइंग कमीशन ऐड नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा, ऑलरेडी रीजन पड़े हुए हैं। सेकंड, पैकिंग एंड कंटेनर चार्जेस ऐड कर दो। इंजीनियरिंग वर्क, डिजाइन वर्क, आर्ट वर्क, सर अगर मैंने कोई भी गुड्स परचेस किया उसके लिए डिजाइन डेवलपमेंट करवाया, लॉ बोलता है सारे चार्जेस ऐड कर दो। रॉयल्टीज है ऐड कर दो। ऑल अदर पेमेंट एज ए कंडीशन ऑफ सेल, सारा का सारा खर्चा ऐड कर दो। सिंपल टर्म्स में उनके पोर्ट तक का जितना भी खर्चा होएगा सब 10(1) में ऐड कर दो। जैसे 10(1) में ऐड करोगे क्या मिल जाएगा, FOB। एंड उसके बाद में 10(2) का ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, CIF। बट 10(2) में दो ही खर्चे और हैं, एक तो है फ्रेट जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरा इंश्योरेंस। सर फ्रेट अगर मालूम है सेम ले लो, नहीं मालूम 20% ऑफ FOB। इंश्योरेंस मालूम है सेम ले लो, अदरवाइज 1.125% ऑफ। क्वेश्चन देख लो, बोलता सर FOB वैल्यू इज ₹5 lakhs, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस आर नॉट असर्टेनेबल। लॉ बोलता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं मालूम, बोलता नहीं मालूम, इंश्योरेंस नहीं मालूम, नहीं मालूम। एंड याद रखना, क्वेश्चन अगर आपको बोले कि कैलकुलेट असेसेबल वैल्यू, और असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है मतलब CIF कैलकुलेट करना है, बट क्वेश्चन आपको सिर्फ FOB वैल्यू देता है। सपोज ये सेंटेंस दिया ही नहीं, सिर्फ आपको बोलता है कैलकुलेट असेसेबल वैल्यू, बेटा ए भी कैलकुलेट करना है ना, मतलब CIF आना है। और CIF लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस ऐड करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन ने दिया है बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला ना, मतलब नॉट असर्टेनेबल। एंड जब भी असर्टेनेबल नहीं रहेगा हम क्या करेंगे, सर FOB में पहले ऐड करेंगे ट्रांसपोर्ट, फिर ऐड करेंगे इंश्योरेंस। सर ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो मालूम ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन ने, कितना ले लो, 20% ऑफ FOB, दैट इज 1 लाख। सर इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं, या फिर बोला होएगा नॉट असर्टेनेबल, कितना ले लो, 1.125% ऑफ 5 लाख का 1.125% जो भी अमाउंट आएगा आप ऐड कर दो दोनों को, तो आपको मिल जाएगा CI। एंड CI क्या है, आपका असेसेबल। फिर सेकंड क्वेश्चन था, FOB दिया है, ट्रांसपोर्ट दिया है, इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल, तो बेटा हम क्या करेंगे, FOB में 10 लाख ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्ट 1.8 लाख, बट सर इंश्योरेंस चार्जेस तो मालूम ही नहीं है, कितना ले लो, 1.125% ऑफ FOB। क्लियर है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 11250, एंड टोटल कर लो तो आपको मिल गया CIF या फिर असेसेबल वैल्यू। इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, सर FOB वैल्यू तो है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं मालूम, बट इंश्योरेंस मालूम है, कैलकुलेट असेसेबल वैल्यू। तो क्या किया हमने, सर FOB वैल्यू 7 lakhs, मैं फास्ट जा रहा हूं लेकिन आप लोगों को मालूम है ये चीजें इसके लिए। सर ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरे को तो पता ही नहीं, कितना ले लो, 20% ऑफ FOB 1.4 lakhs, 1,40,000। इंश्योरेंस चार्जेस दिया है ऑलरेडी 75,000, तीनों को ऐड कर लो, मिल गया आपको CIF। और CIF क्या होता है, आपका असेसेबल वैल्यू। और एक बार असेसेबल वैल्यू मिल गया, आपको आगे की कहानी मालूम है, आगे क्या करने का होता है, सर पहले BCD, फिर BCD पे SWS, फिर टोटल ले लो, फिर उसके बाद में कोई अदर ड्यूटीज है तो वो चार्ज कर दो, एंड फिर फाइनल टोटल पे चार्ज करेंगे हम IGST और GST का कंपनसेशन। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता सर FOB वैल्यू $60,000, फॉरेन करेंसी में बात कर रहा है। मैंने बोला ठीक है भाई, FOB तेरा $60,000, बोलता ट्रांसपोर्ट चार्जेस $15,000, देखो जितना बोला मैंने ले लिया। सर इंश्योरेंस चार्जेस भी मालूम है, कितना, $5,000 को ऐड किया, तो सर मेरे को आ गया $80,000 एज माय CIF। बट आप लोग क्या करते हो, आपका जो CIF होता है, आपका जो असेसेबल वैल्यू है, आप इंडिया के बिल ऑफ एंट्री में फाइल करते हो, आप बिल ऑफ एंट्री में प्रेजेंट करते हो। एंड बेटा बिल ऑफ एंट्री में हमेशा इंडियन रुपीस में लिखा जाता है,
हमेशा वैल्यू कैसे प्रेजेंट करोगे? इंडियन रुपीज, बिकॉज ड्यूटी कैसे पे करना है? इंडियन रुपीज में। लेकिन सर हमको तो ए भी मिला है इन डॉलर्स, तो लॉ बोलता है इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बाय एक्सचेंज रेट। बट सर एक्सचेंज रेट तो किसका ले? आरबीआई का भी दिया है, सीबीआईसी का भी दिया है, प्लस आपको बैंक का भी दिया जा सकता है, एसबीआई बैंक का भी दिया जा सकता है। तो सर हमको कन्वर्जन रेट कौन सा लेना है? कन्वर्जन रेट आप कस्टम्स के लिए हमेशा कौन सा लोगे? सीबीआईसी का। कौन सा रेट लोगे? सीबीआईसी का। तो मैं कितना लूंगा? 70, एंड जो भी आपके पास आएगा असेसेबल वैल्यू इन 56। क्लियर है? देख लिए 10-1 हो गया, 10-2 हो गया, क्वेश्चंस हो गए। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बोला था 10-2 के अंदर कि अगर ट्रांसपोर्ट बाय एयर है, अगर ट्रांसपोर्ट बाय एयर है, अगर एयर रूट से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो केस में लॉ बोलता है कि अगर आपको मालूम नहीं है तो आप 20% ही लेते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस। लेकिन अगर आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस मालूम है, फिर भी वो मैक्सिमम कितना होएगा? 20%। तो देखो क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गुड्स इंपोर्टेड बाय एयर, मैंने बोला ठीक है। बोलता है एफओबी वैल्यू 70,000, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। बेटा अब तक तो मैं क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो क्वेश्चन में दिखता है मैं ले लेता हूं, बट अगर क्वेश्चन गलती से बोलता है ट्रांसपोर्ट बाय एयर, या फिर वो यहां पे लिख देता है एयर फ्रेट। बेटा एयर फ्रेट कब लगेगा? जब ट्रांसपोर्ट किससे हुआ होगा? एयर। मतलब वो आपको हिंट दे रहा है कि ट्रांसपोर्ट एयर से हुआ। बेटा अगर ट्रांसपोर्ट एयर से हुआ ना, तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना लेंगे? 20% ऑफ एफओबी। बेटा 20% ऑफ एफओबी कितना होता है? 14,000। तो बेटा 21,000 से कम है ना 14, तो हम 14 ले लेंगे। मैक्सिमम कितना होएगा? 20%। कम है तो कम ले लो, बट मैक्सिमम 20%। 14,000। सर इंश्योरेंस 6,000। सर इंश्योरेंस के लिए भी देखना है क्या 1.125%? बिल्कुल नहीं, इंश्योरेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला, जितना दिया उतना ले लो। तो टोटल कितना हो गया? सर माय असेसेबल वैल्यू इज 90,000। क्लियर है? फिर यहाँ पे भी दिया एफओबी वैल्यू 1 लाख, एयरफ्रेट दिया है 17,000, इंश्योरेंस 5,000। अब यहाँ पे देखो सर एफओबी वैल्यू मेरा 1 लाख था, फिर हम ऐड क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। बट सर एयरफ्रेट लिखा है ना, ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर, तो मैक्सिमम कितना लेंगे? 20% ऑफ एफओबी। तो बेटा एफओबी का 20% करोगे तो कितना आ रहा है? 20,000। तो ऐड कितना करूं? 20,000 ऐड करूं कि 17,000? बीच है बीच में। कितना ऐड करोगे? 17,000 या 20,000? 17। तो 17,000, बिकॉज सेंटेंस बोलता है मैक्सिमम 20%। बेटा ऑलरेडी कम है तो कम ले लो। अगर ये 21,000 होता तो मैं मैक्सिमम कितना लेता? 20,000, बट ऑलरेडी कम है, कम ले लो। फिर इंश्योरेंस 5,000, तीनों को ऐड कर दो, हो गया सर खत्म, 1,20,000। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया था नॉर्मल आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू। बट सर व्हाट इफ मैंने जो ट्रांजेक्शन वैल्यू प्रेजेंट किया, कस्टम्स को अगर वो ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं जमा, तो कस्टम्स क्या कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू को रिजेक्ट कर सकता है। अगर उनको लगता है कि भाई ये पर्सन को ज्यादा डिस्काउंट दिखा रहा है, या फिर इसने जो एडजस्टमेंट की है वो सही नहीं है, तो केस में मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो सकता है। या फिर मैंने जो ट्रांजेक्शन किया वो किसी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन किया, तो मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाता है। और एक बार ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो गया, तो आपको फिर फॉलो करना पड़ता है रूल नंबर 4 से लेके रूल नंबर 9, बट इन अ सीक्वेंस। रूल नंबर 4 से लेके रूल नंबर 9 फॉलो करना पड़ेगा, बट इन अ सीक्वेंस। तो सर अगर मेरा एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू इग्नोर हो गया, तो रूल नंबर 4 बोलता है आइडेंटिकल गुड्स का ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लो।
जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वैसा सेम गुड्स इंडिया का दूसरा पर्सन तो इंपोर्ट करता रहेगा ना, वो कितने प्राइस में इंपोर्ट कर रहा है वो प्राइस दे लो। रूल 5 इज सिमिलर गुड्स। लॉ बोलता है कि मैंने जो प्रोडक्ट लाया वैसा सेम गुड्स अगर इंडिया का कोई दूसरा पर्सन नहीं ला रहा है तो सेम नहीं तो सिमिलर। सपोज मैंने ओप्पो का मोबाइल लाया तो रूल नंबर 4 बोलता है आपने ओप्पो का फोन लाया ना, इंडिया का दूसरा पर्सन ओप्पो का मोबाइल लाता है क्या, वो जिस प्राइस में लाया वो प्राइस आपका बन जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट मैं बोलता हूँ सर इंडिया में कोई दूसरा पर्सन ओप्पो मोबाइल लाता ही नहीं है, तो लॉ बोलता है ओप्पो नहीं तो वीवो। रूल नंबर 5 सिमिलर। और सर अगर मैं जो प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ वैसा सेम या सिमिलर इंडिया के अंदर बहुत सारे इंपोर्टर्स लेके आ रहे हैं, एक से ज्यादा प्राइस अवेलेबल है, बेटा अगर एक से ज्यादा प्राइस अवेलेबल रहेगा तो कौन सा लेना रहेगा, लोवेस्ट ऑफ ऑल। रूल 6, रूल 6 क्या बोलता है, रूल 6 बोलता है अगर आपका रूल 4 एंड 5 एप्लीकेबल नहीं हुआ तो आपको आगे जाना पड़ेगा। एंड रूल 6 कोई मेथड नहीं है, मेथड कौन सा है, रूल 4, 5, 7, 8 एंड 9। सर मेरा 4 रिजेक्ट हो गया, 5 भी रिजेक्ट हो गया, तो सर मेरे को डायरेक्टली किसके पास जाना है, 7 के पास, 8 के पास, बिकॉज 6 कोई मेथड नहीं है। बट 6 एक छोटा सा लाइन बोलता है देखो आप क्या करोगे, आप सीक्वेंस फॉर्म में जाओगे, पहले 7 के पास फिर 8 के पास। बट रूल नंबर 6 बोलता है अगर 4 एंड 5 रिजेक्ट हो जाता है और अगर इंपोर्टर चाहता है तो वो रिक्वेस्ट करके बोल सकता है कि सर मेरे को मालूम है आप लोगों का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों का फॉर्मूला है सीक्वेंस में जाओ, पहले 7 के पास फिर 8 के पास, बट सर प्लीज मैं चाहता हूं कि आप पहले रूल नंबर 8 अप्लाई करो फिर रूल नंबर 7 अप्लाई करो। तो ऐसा भी पॉसिबल है, अगर इंपोर्टर चाहे तो रिक्वेस्ट करके रूल का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकता है, पहले 8 को अप्लाई कर सकता है फिर 7 को। बट बेटा ये याद रखना रूल 6 में पहुंचने के लिए रूल 4 एंड 5 का वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए, क्लियर है, तभी जाएंगे। फिर रूल नंबर 7 बोलता है डिडक्टिव वैल्यू, रूल नंबर 8 बोलता है कंप्यूटेड वैल्यू। सर व्हाट इज डिडक्टिव वैल्यू, बोलता है कि आपने जो प्रोडक्ट इंडिया में लाया वो इंडिया के लोकल मार्केट में कितने में बिकता है वो प्राइस ले लो। मैंने बोला सर इंडिया के मार्केट में बिकता है वो तो रीसेल प्राइस है। एंड सर मैं वो प्राइस कैसे ले सकता हूँ, इंडिया का रीसेल प्राइस कैसे आया होगा, पहले एवी आया होगा, गुड्स इंडियन पोर्ट पे पहुंचे होंगे, फिर हमने क्या किया उसको हम इंडियन फैक्ट्री तक लेके गए होंगे, इंडिया में हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया होगा, इंडिया में हमने टैक्सेस पे किए होंगे, इंडिया के पर्सन ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया होगा। लॉ बोलता है हमारा तो पीआईएफ वैल्यू इज आवर असेसेबल वैल्यू, तो जितना भी इंपोर्ट होने के बाद वाला आपको खर्चा दिखेगा ना वो सब लेस कर दो, इंडिया में आने के बाद का जितना भी खर्चा दिखेगा वो सबको क्या कर दो, लेस कर दो। तो इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंडिया के अंदर प्रॉफिट मार्जिन, इंडिया के अंदर भरे हुए टैक्सेस, जितना भी पोस्ट इंपोर्टेशन वाले चार्जेस है सब कुछ क्या कर दो। तो जैसे आप रीसेल प्राइस में से वो सारे खर्चे लेस करोगे यू विल गेट असेसेबल वैल्यू। एंड रूल नंबर 8 क्या बोलता है, कंप्यूटेड वैल्यू। सर व्हाट इफ मैं जो प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं वैसा सिमिलर या सेम गुड्स इंडिया में कोई नहीं लेके आ रहा है, वैसा सेम या सिमिलर गुड्स इंडिया के लोकल मार्केट में भी नहीं बिक रहा है, तो लॉ बोलता है ठीक है हम करेंगे कंप्यूटेड वैल्यू। ये प्रोडक्ट बना कैसे, हम वहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना लेबर चार्जेस लगा, सब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स फैक्ट्री प्राइस। फिर हम रूल 10(1) का खर्चा ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एफओबी, फिर रूल 10(2) का खर्चा ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा सीआईएफ, और सीआईएफ क्या है अपना असेसेबल। तो इस तरीके से आपको रूल 7 रूल 8 दिया है। रूल 7 रूल 8 से भी काम नहीं हुआ तो रूल 9 दैट इज रेसिडुअल रूल, दैट इज रेसिडुअल रूल। जो भी प्रॉपर ऑफिसर को कस्टम ऑफिसर को बरोबर लगेगा उसके हिसाब से वो आपको वैल्यू निकाल के प्रोवाइड करेगा। सर एक्सचेंज रेट कौन से दिन का लेने का, जिस दिन आपने फाइल किया बिल ऑफ एंट्री उस दिन का लेंगे हम रेट ऑफ एक्सचेंज। जो अपने को डॉलर से रुपीस में जाने के लिए जो कन्वर्जन रेट चाहिए ना सर वो रेट कौन से दिन का लेंगे, जिस दिन आपने फाइल किया बिल ऑफ एंट्री। सर रेट ऑफ ड्यूटी कौन से दिन का लेंगे, लॉ बोलता है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया या फिर जिस दिन आपका कन्वेंस इंडिया में आया, दोनों में से विच एवर इज लेटर। हम दोनों का डेट देखेंगे कि भाई पर्सन ने बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया और
कन्वेंस एक्चुअल में कब आया, दोनों का डेट देखेंगे एंड जो भी बाद वाला डेट रहेगा उस दिन का क्या ले लेंगे, रेट ऑफ। क्लियर है, ये सिंपल सा फंडा है। उसके बाद में क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं आपको। सर एफओबी वैल्यू दिया है, एफओबी वैल्यू इज 10 lakhs और अपने को रेट ऑफ ड्यूटीज भी दिया है, पर ड्यूटीज किस पे लगेगी, असेसेबल वैल्यू पे, मतलब पहले एवी लाना पड़ेगा। तो एफओबी से सीआईएफ जाने के लिए क्या ऐड करोगे, एक तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 75,000। सर इंश्योरेंस चार्जेस नॉट असर्टेनेबल, नहीं मालूम, तो कितना लोगे सर, 1.125% ऑफ एफओबी। तो कितना अमाउंट आ रहा है सर, 10 lakhs का 1.125% इज 11250। तीनों को ऐड कर लो, कितना हो रहा है, 1086250। फिर क्या बोलता है, फिर इसके ऊपर बीसीडी चार्ज करो। बीसीडी चार्ज कर दोगे आप 20%। बीसीडी के बाद में क्या चार्ज करोगे, एसडब्ल्यूएस एट द रेट 10%। फिर दोनों को ऐड कर लो, तो आपका बीसीडी आएगा 217250 and SWS is 10% of BCD, तो 21725। तो तीनों को ऐड करोगे तो एक अमाउंट मिल जाएगा आपको, और उसके ऊपर आपको चार्ज करना है IGST एट द रेट 12%। तो 12% ऑफ दिस अमाउंट चार्ज करोगे तो आपको फाइनल टोटल मिल जाए। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज कस्टम ड्यूटी पेबल, तो कस्टम ड्यूटी पेबल के लिए ऐड कर दो, बीसीडी को ऐड कर दो, एसडब्ल्यूएस को ऐड कर दो और आईजीएसटी को ऐड कर दो। तो जितने भी ड्यूटीज है वो तीनों को ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट वैल्यूएशन। फटाफट सुन लो यहाँ पे। सर एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बेसिकली दो ही लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता है। एक तो सबसे पहले आएगा एक्सपोर्टर, फिर आएगा पर्सन इंचार्ज। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले एक्सपोर्टर अपना गुड्स रेडी करके लेके आएगा, तभी तो पर्सन इंचार्ज लेके जाएगा। क्लियर है, तो एक्सपोर्टर को फाइल करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जिसका नाम है शिपिंग बिल। अगर एक्सपोर्टर को अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है थ्रू वेसल, तो केस में क्या फाइल करेगा, शिपिंग बिल। सर फाइल करने का यहाँ फाइल करने का कोई टाइम लिमिट दिया ही नहीं है, बिकॉज जब तक एक्सपोर्टर ये शिपिंग बिल फाइल करेगा ही नहीं, उसके गुड्स एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकते। तो लॉ बोलते हैं यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। सबसे पहले एक्सपोर्टर को फाइल करना पड़ेगा क्या, शिपिंग बिल। अब वो शिपिंग बिल फाइल करेगा कस्टम ऑफिसर को। कस्टम ऑफिसर को जम गया हाँ भाई ये जो बोल रहा है ये एकदम सही है, तो क्या दे देगा, वो दे देगा क्लियरेंस ऑर्डर। वो क्या दे देगा, क्लियरेंस ऑर्डर। क्लियर है, यहाँ पे एक्सपोर्टर के लिए दो ही चीज है, एक दिन वो डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, एक दिन उसको क्या मिल जाएगा, क्लियरेंस ऑर्डर। अब जैसे ही क्लियरेंस ऑर्डर मिल गया, अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, क्लियरेंस ऑर्डर और अपने गुड्स लेके पहुंचेगा किसके पास, पर्सन इंचार्ज के पास। और पर्सन इंचार्ज को बोलेगा सर मेरे को ये गुड्स क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो पर्सन इंचार्ज बोलेगा पहले भाई तेरा क्लियरेंस ऑर्डर दिखा, कितने गुड्स एक्सपोर्ट करने का परमिशन मिला है, बोलता 100। तो बोलता 100 गुड्स मेरे कन्वेंस में क्या कर दे, लोड कर दे। जितना परमिशन मिला उतने ही गुड्स क्या होंगे, लोड होंगे, उससे एक्सेस गुड्स लोड नहीं हो सकते। क्लियर है। उसके बाद में पर्सन इंचार्ज के कन्वेंस में सारे गुड्स लोड हो गए, तो पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है एक्सपोर्ट रिपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। एक्सपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल के केस में और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट इन केस ऑफ वेसल। वो कब फाइल करेगा, जब आपके पूरे के पूरे गुड्स कन्वेंस में क्या हो गए, लोड हो गए। तो सेम जैसा आपका इंपोर्ट प्रोसीजर चल रहा था, उसी का छोटा सा पार्ट से आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट प्रोसीजर देख सकते हो। और फिर एक्सपोर्ट वैल्यूएशन सर सेम वैसा ही 14.1 टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड 14.2 टॉक्स अबाउट टैरिफ वैल्यू। सिर्फ डिफरेंस इतना है
कि एक्सपोर्ट अब इंडिया से हो रहा है, तो सर एक्सपोर्ट वैल्यू कहां तक का लेंगे? तो लॉ बोलता है प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन तक का। कहां तक का? प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। बट सर प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन क्या है? हमारा इंडियन कस्टम स्टेशन। तो सर हमारा एक्सपोर्ट का असेसेबल वैल्यू क्या रहेगा? तो बेटा ये बार प्रोडक्ट रेडी किधर होएगा? तो प्रोडक्ट रेडी होएगा इंडियन फैक्ट्री में। तो इंडियन फैक्ट्री से जैसे ही रेडी होके निकला, तो डेट इज एक्स फैक्ट्री प्राइस। इंडियन फैक्ट्री से गुड्स कहां पहुंचे? सर गुड्स पहुंचे इंडियन पोर्ट पे। तो इंडियन पोर्ट पे पहुंचा, गुड्स कन्वेंस में लोड हो गया, कौन सा प्राइस? एफओबी प्राइस। सर एक बार इंडियन पोर्ट से गुड्स बाहर चला गया, वो तो एक्सपोर्ट हो गया, पोस्ट एक्सपोर्टेशन वाले खर्चे ऐड थोड़ी करेंगे। तो एक्सपोर्ट के टाइम पे योर एफओबी वैल्यू इज योर असेसेबल वैल्यू। इंपोर्ट के टाइम पे सीआईएफ, एक्सपोर्ट के टाइम पे एफओबी। अल्टीमेटली दोनों इंडियन पोर्ट वाला ही प्राइस ले रहे हैं, बट इंपोर्ट के टाइम पे प्रोसीजर उनके कंट्री से स्टार्ट हुआ था। प्रोडक्ट पहले उनके फैक्ट्री में रेडी हुआ, फिर उनके पोर्ट पे आया, फिर हमारे पोर्ट पे पहुंचा, तो आते आते कौन सा प्राइस हो गया? सीआईएफ। बट एक्सपोर्ट तो इंडिया से हो रहा है ना, तो एक्सपोर्ट के लिए पहले इंडियन फैक्ट्री में प्रोडक्ट रेडी हुआ, वहां से हम इंडियन पोर्ट पे लेके आएंगे, एफओबी प्राइस। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट के लिए असेसेबल वैल्यू इज एफओबी। क्लियर है? ये डन हो गया। एक्सपोर्ट वाली चीजें आप एक बार रीड कर लेना, छोटा सा है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर में ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक, सर ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब रिफंड ऑफ ड्यूटी। सर अगर मैंने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके अगर मैं वो गुड्स को वापस से एक्सपोर्ट कर दूं, तो लॉ बोलता है कि वो केस में हम आपको क्या करेंगे? ड्यूटी का रिफंड कर देंगे। बट हमको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया, वो गुड्स को आप इंडिया में यूज करके एक्सपोर्ट कर रहे हो कि विदाउट यूज एक्सपोर्ट करते हो। तो सेक्शन 74 बात करता है इंपोर्टेड गुड्स विच आर री एक्सपोर्टेड। हमने गुड्स इंपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट पे ड्यूटी पे किया होगा, एंड वो गुड्स हम वापस से क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो लॉ का पहला क्वेश्चन, इंडिया में जब लाया तभी यूज किया कि नहीं किया? मैंने बोला सर इंडिया में मैंने यूज ही नहीं किया। जो गुड्स लाया ना, सेम गुड्स क्या कर रहा हूँ? एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैंने इंडिया में यूज नहीं किया। तो लॉ बोलता है अगर गुड्स इंपोर्ट हुए, ड्यूटी पेड हुआ, इंडिया में यूज नहीं हुआ, और अगर आपने 2 साल में एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम आपको 98% ड्यूटी क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे एज अ ड्यूटी ड्रॉबैक। एंड सर अगर मैंने इंडिया में यूज करके एक्सपोर्ट किया, तो लॉ मेरे को क्वेश्चन पूछता है, बोलता अगर आपने इंडिया में यूज किया तो मेरे को बता कि इंडिया में तुमने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया कि पर्सनल के लिए यूज किया। मैं बोलता हूँ सर बिजनेस के लिए यूज किया, तो लॉ बोलता है सिंपल सा टेबल है, अप टू 3 मंथ्स में एक्सपोर्ट कर दिया तो कितना % ड्यूटी ड्रॉबैक? याद है किसी को? 95 95%। और टेबल तो चल रही है 3 मंथ्स, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 18 एंड मोर देन 18। मैंने आपको ट्रिक दिया था कि अपने को क्या करना है? 2 टाइम्स लेस करना है 10% एंड 3 टाइम्स लेस क्या करना है? 5%। तो अप टू 3 मंथ्स 95%। सर 3 महीने से ज्यादा यूज किया अप टू 6 मंथ, तो लॉ बोलता है 85%। मोर देन 6 मंथ अप टू 9 मंथ्स कितना होएगा? 75%। 2 टाइम्स लेस कर दिया 10%, उसके बाद में क्या करोगे? 70%, 65% एंड 15 to 18 के लिए 60%। और एक बार 18 मंथ्स क्रॉस हो गया, योर ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी 0। एंड व्हाट इफ सर मैंने इंपोर्ट किया होगा फॉर पर्सनल पर्पस, तो लॉ बोलता है जितना टाइम आप यूज करते जाओगे ना, उतना ड्यूटी ड्रॉबैक लेस करते हुए जाना, बचा हुआ आपको मिल जाएगा एज अ ड्रॉबैक। तो सर लेस कितना करना है? तो लॉ बोलता है फर्स्ट ईयर के चारों क्वार्टर्स में आपको लेस करना है 4%, सेकेंड ईयर के चारों क्वार्टर्स में लेस कितना करना है? सर 3%, थर्ड ईयर के चारों क्वार्टर्स में 2.5 एंड फोर्थ ईयर के चारों क्वार्टर्स में लेस कितना करोगे? 2% क्यूमुलेटिव बेसिस पे। तो अपने को परसेंटेज याद करना, अगर मैंने पर्सनल के लिए लाया तो लॉ बोलता है जितना टाइम यूज करोगे उसके हिसाब से एवरी क्वार्टर का कुछ कुछ आपको लेस करते हुए चलना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के चारों क्वार्टर्स का 4%, सेकेंड ईयर में 3%, थर्ड ईयर का 2.5 एंड फोर्थ ईयर का
क्लियर है? एंड अब तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं। धवल सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया था। क्लियर है? वन क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं सर? 3 मंथ्स। क्लियर? डन। फिर एक है सेक्शन 75, ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ में आता है सेक्शन 75। सेक्शन 74 क्या बोलता है कि सर मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, सेम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो आपने यूज किया होगा या तो यूज नहीं किया। सेक्शन 75 थोड़ा सा अलग बोलता है। सेक्शन 75 बोलता है सर मैंने जो इंपोर्ट किया ना वो रॉ मटेरियल था, लेकिन एक्सपोर्ट जो कर रहा हूं ना वो फिनिश गुड्स है। तो जो गुड्स मेरा फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है वो देख के कैसे पता करोगे कि इसके अंदर कितना इंपोर्टेड मटेरियल है, उस पर कितना इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है? तो लॉ बोलता है अगर आपने जो मटेरियल इंपोर्ट किया वो आपका रॉ मटेरियल था एंड फिनिश गुड्स इज गेटिंग एक्सपोर्टेड, तो वो केस में टेंशन नहीं लेने का। आपका जो भी एक्सपोर्ट का असेसेबल वैल्यू रहेगा, बेटा एक्सपोर्ट का असेसेबल वैल्यू इज माय एफओबी वैल्यू। एक्सपोर्ट का असेसेबल वैल्यू इज माय एफओबी वैल्यू। तो मेरा जो भी एक्सपोर्ट का वैल्यू रहेगा, लॉ बोलता है उसका एक डायरेक्ट परसेंटेज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसका एक डायरेक्ट परसेंटेज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो परसेंटेज के हिसाब से क्या मिल जाएगा? ड्यूटी। एंड वो परसेंटेज का नाम क्या रहेगा? एर, ऑल इंडस्ट्री रेट। मैं जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे देगा? ऑल इंडस्ट्री रेट। एंड सर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं जिसके लिए आपका जो एर रेट नोटिफाइड ही नहीं है, तो लॉ बोलता है अगर एर रेट नोटिफाइड नहीं है तो आप हमको एप्लीकेशन करो, हम आपको एक न्यू रेट प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा? ब्रांड रेट। जिसका नाम क्या रहेगा? ब्रांड। बट 2-3 पॉइंट्स हैं। ड्रॉबैक अमाउंट अगर 50 रुपए से कम रहा तो हम 1 रुपए का भी ड्रॉबैक देने वाले, 1 रुपए का भी ड्रॉबैक नहीं देंगे अगर आपका ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन ₹50। अगर 50 हो गया आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन रूल्स सेल्फ रीडिंग वाला चैप्टर। बैगेज वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी बताया था। नो क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड, सिंगल रेट इज एप्लीकेबल। बैगेज ऑल्सो इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज। मैं अलग आ रहा हूँ, मेरा जो मटेरियल है, मेरा जो बैगेज है वो किसी और कन्वेंस में आ रहा है, तो भी लॉ बोलता है चलेगा, आपको ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा। बट बैगेज के अंदर आप मोटर व्हीकल्स नहीं लेके आ सकते। बैगेज डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। क्लियर है? सर बैगेज रूल्स क्या बोलता है कि एक पर्सन जब भी ट्रैवल करेगा उसके पास जितना भी डेली यूज वाला मटेरियल है, जितना भी उसका यूज्ड पर्सनल इफेक्ट है, सर दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। और लॉ बोलता है उसके अलावा भी हम आपको कुछ लिमिट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको कुछ एडिशनल लिमिट प्रोवाइड करेंगे। आप कोई भी कंट्री ट्रैवल करके आते हो, सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो नया मटेरियल लेके आओगे, तो लॉ बोलता है हम आपको लिमिट देते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री से ट्रेवल करके इंडिया में आते हो बट दैट कंट्री इज एनी कंट्री बट अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार छोड़ के किसी भी कंट्री से आते हो, तो लॉ बोलता है अगर आप टूरिस्ट नहीं हो, अगर आप इंडिया के पर्सन ही हो, किसी भी कंट्री में घूम के इंडिया में आते हो, तो आप 50,000 रुपए तक का नया सामान लेके आ सकते हो। सेकेंड, आप टूरिस्ट तो हो बट आप इंडियन ओरिजिन के टूरिस्ट हो, मतलब आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं इंडिया में है, तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ सामान लेके आओगे, तो लॉ बोलता है आपको 50,000 का लिमिट देते हैं हम नया मटेरियल लाने के लिए। ये लेकिन अगर आप टूरिस्ट हो, फॉरेन ओरिजिन के, फॉरेनर है जो इंडिया में सिर्फ घूमने आया, लॉ बोलता है आपको सिर्फ 15,000 रुपए तक का लिमिट मिले। तो कोई भी कंट्री से आ रहे हो अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, अगर आप टूरिस्ट नहीं हो, इंडिया के रेसिडेंट हो या फिर टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो लॉ बोलता है 50,000 का लिमिट। लेकिन अगर आप इन दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन हुआ तो 15,000 का लिमिट रहेगा। सर अगर मैं नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा हूं तो लॉ बोलता है अब आपको बताना पड़ेगा कौन से रूट से आ रहे हो, बिकॉज नेपाल, भूटान, म्यांमार आपकी नेबरिंग कंट्रीज है। अगर आप बाय लैंड रूट आप आ रहे हो और अगर हमने आपको लिमिट दे दिया कि जितने बार आओगे आप नया सामान इतने वैल्यू तक का लेके आ सकते हो, तो वहां पे आप बिजनेस चालू कर दोगे। तो लॉ बोलता है अगर आप लैंड रूट से आते हो नेपाल, भूटान, म्यांमार से, तो 1 रुपए का भी लिमिट नहीं मिलेगा। जो भी न्यू मटेरियल लेके आओगे डायरेक्टली टैक्सेबल।
लेकिन अगर आप अदर रूट से आते हो, या तो वेसल से या तो एयरक्राफ्ट से, तो वो केस में आपको 15,000 का लिमिट मिलेगा। एंड जो चिंटू मिंटू होते हैं ना, इन्फेंट अप टू 2 इयर्स ऑफ एज, उनके नाम पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं करने का। उनके नाम पे तो कुछ भी डिक्लेयर किया डायरेक्टली टैक्सेबल, उनको कोई भी नया लिमिट नहीं मिलेगा। बट सबके लिए क्या था सर, इनका जितना भी यूज्ड मटेरियल है, जो डेली यूज्ड वाला मटेरियल है, जो पर्सनल इफेक्ट है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। एंड अगर कोई पैसेंजर इंडिया के बाहर मिनिमम 1 ईयर का स्टे करके इंडिया में आता है, तो उसको एडिशनल ज्वेलरी के लिए लिमिट मिलता है, ज्वेलरी के लिए लिमिट मिलता है। अगर जेंटलमैन पैसेंजर है तो 20 ग्राम तक का ज्वेलरी लेके आ सकते हैं, बट उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 50,000। और अगर लेडी पैसेंजर है तो वो 40 ग्राम्स तक का ज्वेलरी लेके आ सकती है, बट उसका मार्केट कैप कितना होना चाहिए, 1 लाख। अगर 1 लाख के ऊपर का वैल्यू है तो हम आपको 1 लाख तक का ही एग्जेम्प्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर का तो ये भी आप लोग देख लोगे। तो इस तरीके से मेजर जितने भी चैप्टर्स थे ना जो इंपॉर्टेंट है, अपन ने कुछ चैप्टर डायरेक्टली अपने मॉड्यूल वाले नोट से भी पढ़े थे, क्लास नोट से भी पढ़े थे, बट वो सब आपको रीड करके छोड़ना है। मेजर जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ये वाला पार्ट है। तो पूरा का पूरा मैंने एक बार आपके सामने रिवीजन करके रख दिया। समझा आप लोगों को इन यस और नो? यस सर। यस सर। समझा सब कुछ ना? हाँ हाँ। सर। बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चंस देख लेते फटाफट। अपने इंस्टीट्यूट ने अब तक वेटेज फिक्स किया ही नहीं है। कस्टम्स का वेटेज फिक्स नहीं है। जीएसटी इंक्लूडिंग कस्टम्स का वेटेज है 50 मार्क्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने 5 मार्क्स के लिए पूछा था कस्टम्स एंड 45 मार्क्स का जीएसटी था। बट मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बोला था, अगर आपको याद है तो, कि इन लोग चाहे तो ये वेटेज कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं कस्टम्स का। बेटा 5 से कम तो करेंगे नहीं, अगर आप पूरा एक्ट पढ़ रहे हो तो 5 तो क्वेश्चन पूछेगा ही। मेरा ये था अनुमान कि वहां पे कम से कम 10 मार्क्स के पूछने चाहिए, तो इन्होंने उसके बाद वाले अटेम्प्ट से कस्टम्स का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया, कस्टम्स के क्वेश्चंस थोड़े बढ़ा दिए। अगस्त 21 में इन्होंने पूरे 10 मार्क्स का कस्टम पूछा है, और इतने सिंपल क्वेश्चन ना, वो 10 मार्क्स तो कहीं नहीं जाते। देख लेते हैं सर। बोलो। सर ये आज का पीडीएफ डाल दो ना ग्रुप पे। ये हैंड रिटन वाला ना, अपन ने तो क्लास में इसी से तो पढ़ा था। हाँ सर, मैं वो डाउनलोड अब करना तक पहुंचा एक्चुअली भूल नहीं? गया, मुझे लिखना भी। ठीक है चलेगा, आज वापस से अपन अपलोड कर देंगे, आपके ग्रुप में आ जाएगा ये। ठीक है चल। ठीक है सर। अभी क्वेश्चन नंबर 72। एल्बर्ट कंपनी लिमिटेड चेन्नई imported machinery from Germany for its unit located in EOU, export oriented unit। उसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए, मशीनरी इंपोर्ट की। The machine reached Chennai port on 20th Feb 2021. The undertaking has deferred manufacture of article for which the machinery was originally imported। जिस चीज के लिए हमने इंपोर्ट किया था उसका मैन्युफैक्चरिंग हमने क्या कर दिया, डिफर कर दिया। मतलब मशीनरी आज यूज नहीं आने वाली, फ्यूचर में यूज आएगी। व्हाट इज द टाइम पीरियड अप टू विच द मशीनरी कैन बी केप्ट इन अ वेयरहाउस एट पोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। बोलता है ये मशीनरी कितने टाइम तक के लिए आप लोग वेयरहाउस में रख सकते हो। मैंने जब आपको पढ़ा था ना, मैंने आपको आपके मॉड्यूल की कहानी भी बताई थी, और जो आज की तारीख में यहाँ पे अमेंडमेंट आ चुका है, मैंने आपको वो भी बताया। आपका मॉड्यूल क्या बोलता है मालूम है? जो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2016 से आ चुका है, बट आपके मॉड्यूल में अब तक अपडेट नहीं किया है। 2016 में आया हुआ अमेंडमेंट इन्होंने अब तक अपडेट नहीं किया, और उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा है। मैं दोनों चीज आपके सामने वापस से रखता हूं। क्या बोलता है, अगर मैं कोई भी गुड्स वेयरहाउस करना चाहता हूं, तो हमने क्या बोला था मालूम है? अच्छे लोग बुरे लोग, अपन ने कैटेगरी बनाई थी। 4 अच्छे लोगों की कैटेगरी में थे। कौन कौन थे सर? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या फिर ऐसा वेयरहाउस जहां पे क्या होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग
एंड दूसरे कौन थे, एनी अदर। तो अगर कोई एनी अदर कैटेगरी वाला है तो वो गुड्स कितने टाइम तक रखेगा, मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए। क्लियर है, एक्सटेंशन पॉसिबल है बट नॉर्मली कितना दिया इन्होंने, मैक्सिमम 1 ईयर। बट अपने को जो क्वेश्चन पूछा वो कौन से कैटेगरी वाला है, स्पेशल वाला है कि जनरल, स्पेशल। स्पेशल बिकॉज ईओयू वाला है। तो यहाँ पे हुआ क्या करता था, यहाँ पे इन लोग बोलते थे कि अगर वो आपका इनपुट्स है मतलब रॉ मटेरियल तो आप लोग 3 साल तक रख सकते हो, और अगर आपका कैपिटल गुड्स है मतलब मशीनरी तो आप लोग 5 साल तक रख सकते हो। तो बेसिकली अपना मशीनरी का बात चल रहा था, तो इनके आंसर के हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 इयर्स, जो आपके मॉड्यूल में आज भी लिखा हुआ है। एंड वही अगर मैं सीएस प्रोफेशनल का मॉड्यूल चेक करूं ना, तो वहां पे इन्होंने प्रॉपरली अपडेट किया है। आज की तारीख में सेंटेंस क्या मालूम है, ना 3 इयर्स है ना 5 इयर्स है, इन्होंने लिख दिया उधर टिल देयर क्लियरेंस। टिल देयर क्लियरेंस मतलब जब तक आपका मन करे ना तब तक आप लोग गुड्स को रख सकते हो, मतलब सिंपल टर्म्स में बोलो अनलिमिटेड। और मैंने आपको वही पढ़ाया था कि अगर आप अच्छे लोगों की कैटेगरी में आते हो तो गुड्स को अनलिमिटेड टाइम तक रख सकते हो टिल देयर क्लियरेंस। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में टिल देयर क्लियरेंस दिखता है तो वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। बट अगर वहां पे टिल देयर क्लियरेंस नहीं है, अगर आपका मॉड्यूल आउटडेटेड के हिसाब से ही क्वेश्चन पे चल रहा है, तो वो केस में मैं क्या बोलूंगा, अगर वहां पे इनपुट्स है तो 3 साल, कैपिटल गुड्स है तो 5 साल। बट करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट इज टिल देयर क्लियरेंस। तो अपने को यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे एक तो ईओयू है एंड दूसरा मशीनरी है। 73 बेटा लिमिटेड मुंबई imported machinery from Denmark. After using the machinery for 16 months, बेटा लिमिटेड बोला मतलब बेटा सीधी सी बात है यहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए लाया होगा, एंड मशीनरी को यूज किया 16 मंथ्स के लिए, एंड इट वाज सोल्ड टू गामा इनकॉर्पोरेशन कनाडा। हाउ मच ऑफ द कस्टम ड्यूटी पेड इज एलिजिबल फॉर रिफंड। बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा, बिजनेस पर्पस वाला है, एंड 16 मंथ्स बेटा मतलब मोर देन 15 मंथ्स अप टू 18 मंथ्स, तो ड्यूटी ड्रॉबैक परसेंटेज कितना रहेगा, कितना रहेगा ड्यूटी ड्रॉबैक परसेंटेज, 60%। 60%। ऑप्शन सी। जियो लिमिटेड अहमदाबाद exported its machinery to Exi Company Incorporation of UK. It paid export duty of 21 lakhs. After using them for 12 months, it was returned by Exi Incorporation UK to Jio Limited. How much Jio Limited is eligible for refund of export duty paid earlier? बेटा अगर मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी पे किया और सेम गुड्स अगर वापस इंडिया में आ रहा है तो सर वो केस में कितना परसेंट रिफंड मिलेगा। तो बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक में तो वो पड़ा ही नहीं था। ड्यूटी ड्रॉबैक तो किसकी बात कर रहा था, इंपोर्टेड गुड्स अगर आपने री एक्सपोर्ट कर दिया तो ड्यूटी ड्रॉबैक। एंड यहाँ पे बेटा एक प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, वो ये बोलता है कि अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, अगर वापस से वो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो भी जाता है, अगर सेम गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो जाता है तो एक सेपरेट इंपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसके ऊपर आपको कोई भी रिफंड ऑफ ड्यूटी देने वाला नहीं। तो वहां पे ऑप्शन आता है डी। बट वो आपके मॉड्यूल में कहीं पे भी नहीं है, ये कंटेंट इसके लिए आपको बताया नहीं गया था, ये मॉड्यूल में कहीं पे भी नहीं है। सर बोलिए। 72 72 नहीं समझा। अमेंडमेंट के हिसाब से तो आंसर लिखना पड़ेगा कि जो मॉड्यूल में दिया है 5 या 3 देखो या यहाँ पे अपने को कौन से हिसाब से लिखना पड़ेगा ये चॉइस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू है, 4 में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर सॉरी, तो- वही मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना अगर मेरे पास टिल देयर क्लियरेंस होता ना तो मैं उसी को टिक करता आंख बंद करके, बिकॉज आज का अमेंडमेंट भी नहीं है कि इंस्टीट्यूट कंफ्यूजन में एप्लीकेबल करें कि ना करें, ये 2016 का अमेंडमेंट है।
एंड CS Yes, प्रोफेशनल sir. के मॉड्यूल में इन्होंने प्रॉपर लिखा है टिल देयर क्लियरेंस, बट आपके मटेरियल में अब तक इन्होंने अपडेट नहीं किया और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने अमेंडमेंट से पहले क्या था वो भी बता दिया कि अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो 1 ईयर ही है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी है वो 4 में से, तो रॉ मटेरियल है तो 3 इयर्स एंड अगर कैपिटल गुड्स है तो 5 इयर्स। बट अगर ऑप्शन में टिल द क्लियरेंस दिया तो रहेगा मैं तो टिल देयर द क्लियरेंस को ही टिक करूंगा, ओके फिर मैं सर. मॉड्यूल को नहीं देखूंगा कि उसमें अभी क्या लिखा है, बिकॉज उनका इंटेंशन फिर वही है बेसिकली कि आपको अमेंडमेंट पता है। Which of the following imported goods is not liable for confiscation? सर कौन से गुड्स का कॉन्फिस्केशन नहीं होएगा? सेक्शन 111 अगर आपको याद है तो अपन ने डायरेक्टली कंटेंट में से पढ़ा था कौन से गुड्स का कॉन्फिस्केशन नहीं होगा, जबकि सेक्शन 111 बोल रहा था कौन से गुड्स का कॉन्फिस्केशन होगा। तो कौन सा सेंटेंस जो उस कैटेगरी में नहीं आता सर उसका कॉन्फिस्केशन नहीं होएगा? पहला, प्रोहिबिटेड गुड्स फाउंड कंसील्ड इन एनी कन्वेंस। सब गुड्स प्रोहिबिटेड थे, मैं कन्वेंस में कंसील्ड करके छुपा के लेके आ रहा हूं, सर ये तो कॉन्फिस्केशन होगा ही होगा। सेकंड, ड्यूटेबल गुड्स रिमूव फ्रॉम कस्टम स्टेशन विदाउट परमिशन, कस्टम्स की परमिशन के बिना मैंने गुड्स को क्लियर करवा दिया, सर ये भी नहीं चलेगा, ये गुड्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्फिस्केट। Goods imported by sea offloaded in an appointed customs port. सर हमने सी रूट से गुड्स लाया और उसको ऑफलोड किया, मतलब मैंने अनलोड किया कस्टम्स के पोर्ट पे, वो भी अपॉइंटेड पोर्ट पे। तो ये तो आप अच्छा काम कर रहे हो ना, आपको जो नोटिफाई किया गया था कस्टम स्टेशन आप उसी पे गुड्स अनलोड कर रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया है, सही काम तो कर रहे हो। तो सर ये वाले गुड्स आपके कॉन्फिस्केट नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चीज कर रहे हो। अगर ऐसा बोलता कि अनऑथराइज कस्टम स्टेशन पे अनलोड कर दिया तो बेटा क्या हो जाता? कॉन्फिस्केट। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? गुड्स इंपोर्टेड बाय लैंड थ्रू अ रूट अदर देन स्पेसिफाइड रूट। बेटा हम लॉ आपको बोलता है ये रास्ते से गुड्स लेके आना इंडिया में, बट आप किसी और रूट से लेके आ रहे हो तो बेटा कॉन्फिस्केट होंगे ही। तो कौन से गुड्स कॉन्फिस्केट नहीं होंगे? तो ऑप्शन सी। The authority for advance ruling must give its ruling within 10 days of application. एडवांस रूलिंग मालूम एक छोटा सा पैराग्राफ था, लेकिन वो छोटे से पैराग्राफ में मैंने आपको बोला था 3 एमसीक्यू बन सकते हैं। एक तो एडवांस रूलिंग का जो एप्लीकेशन करोगे वो आप 4 डॉक्यूमेंट में करोगे, जिसको नाम दिया था क्वाड्रुप्लिकेट। सिंगल होता है, फिर डबल को हम डुप्लीकेट बोलते हैं, ट्रिपल को ट्रिप्लीकेट बोलते हैं, बट उन्होंने एडवांस रूलिंग में वर्ड क्या यूज किया? क्वाड्रुप्लीकेट। कि आप जो एप्लीकेशन करोगे वो 4 पेपर्स में करोगे, फिर अगर मैंने एप्लीकेशन किया मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूं विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ के अंदर मैं वो एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकता हूं। और बेटा अगर मैंने एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं किया तो मेरे को एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन है वो मिल जाएगा, लेकिन वो डिसीजन कितने दिन में मिलेगा? सर वो डिसीजन मिलेगा विद इन 90। हमने पढ़ा हुआ है, वो एक छोटा सा पैराग्राफ है आपके नोट्स में, क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो 90 डेज के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? उसका डिसीजन रूलिंग मिल जाएगा। और आप लोग एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हो, विड्रॉ करने का इन्होंने पूछा तो 30 डेज। क्लियर है? बियॉन्ड व्हाट टाइम इफ द ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट रिफंडेड इट बिकम्स एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट? तो बेटा 1 मंथ। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक 1 महीने में आपको नहीं मिला तो वहां पे क्या मिलता है आपको? साथ में मिलता है इंटरेस्ट। फिर 78, व्हाट इज द रेट ऑफ SWS? बेटा सोशल वेलफेयर सरचार्ज का रेट कितना है? 10%. 10%. When goods cannot be classified in accordance with rule 1, 2 and 3, क्लासिफिकेशन रूल्स अगर आपको याद है तो क्लासिफिकेशन रूल्स में रूल 1 बोलता है जनरल रूल, बोलता है ये रूल्स आप लोग तभी ही फॉलो करोगे जब वहां पे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो। रूल 2 बोलता है अगर आपका प्रोडक्ट इनकम्प्लीट वाला है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस है तो रूल 2। रूल 3 क्या बोला था? अगर आपका मटेरियल एक से ज्यादा चैप्टर्स में क्लासिफाई हो रहा है तो आप लोग रूल 3 फॉलो करोगे। पहले स्पेसिफिक ओवर जनरल, उसमें नहीं बैठा तो मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल, उसमें भी नहीं हुआ तो लेटर द बेटर। एंड अगर 1, 2 एंड 3 तीनों के हिसाब से नहीं हुआ तो हमने रूल नंबर 4 पढ़ा था जो था अकीन प्रिंसिपल, जिसको मैं बोलता हूं जनरल रूल।
अगर ऊपर वाले तीनों रूल्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं हुआ तो योर प्रोडक्ट विल बी क्लासिफाइड एज पर अकीन प्रिंसिपल। ये भी अपन ने ऑलरेडी पढ़ा बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए मैंने अभी इसको रिवीजन में नहीं लिया। तो इट इज क्लासिफाइड बाय अप्लाइंग विच ऑफ द रेसिडुअरी प्रिंसिपल, बेटा अकीन प्रिंसिपल। तो रूल 1, 2 एंड 3 के हिसाब से काम नहीं बैठा तो रूल 4 दैट इज अकीन प्रिंसिपल। इन डिटर्मिनेशन ऑफ FOB वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, what is the presumptive rate of cost of transport if the actual cost is not ascertainable? बेटा अगर मेरे को एक्चुअल ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं मालूम तो मैं कितना लूंगा? 20%. 20% ऑफ FOB. FOB। FOB. 80 का ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे इन अगस्त 21 अटेम्प्ट। और फिर आपका दिसंबर 20 का भी मॉड्यूल ले लेते हैं। दिसंबर 20 है ना, इन्होंने काफी हद तक कैलकुलेशन भी करवाया है, अच्छे थे वो भी क्वेश्चंस। सबसे पहले एज पर रूल 3.1 अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड द CIF वैल्यू हैज टू बी कंसीडर्ड। बोलता जब भी आपको वैल्यू लेना आपको CIF पे आना पड़ेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। बोलता CIF वैल्यू फॉर दिस पर्पस मींस टू बी इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन रहेगा बताओ ना, CIF में क्या क्या आएगा? डी। बेटा ऑप्शन बी। CIF लाने के लिए आप FOB में ऐड करोगे एक तो ट्रांसपोर्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ फ्रेट एंड दूसरा ऐड करोगे इंश्योरेंस। बेटा लेस क्यों करेंगे? CIF से अगर मेरे को FOB पे आना होता तो मैं लेस करता, और वो भी FOB से लेस नहीं करता, CIF से लेस करता तो मेरे को FOB मिलता। लेकिन अगर मेरे को FOB से CIF जाना है तो बेटा FOB में एक तो ट्रांसपोर्ट ऐड करोगे एंड दूसरा इंश्योरेंस ऐड करेंगे। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, custom duty under the Customs Act 1962 on the imported goods is to be paid on transaction value adjusted in accordance with the provision of Rule 10 which is known as CIF value। सब कुछ अपने को समझा रहा है सामने से। Calculate the CIF value of the imported goods from the following details and information। आपको CIF कैलकुलेट करके देना है, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करके देना है। तो ये भी कैसे आएगा? सर मैं CIF में FOB में ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस क्या कर दूंगा? ऐड। मेरे को FOB दे दिया है 6,35,000। इसमें मैं क्या करूंगा? सर इसमें मैं ऐड करूंगा ट्रांसपोर्ट, इसमें मैं ऐड करूंगा इंश्योरेंस। सर ट्रांसपोर्ट में लिखा है एयर फ्रेट 1,40,000, तो लिख दो पूरा 1,40,000। नहीं। नहीं. ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर, और जब भी ट्रांसपोर्ट बाय एयर होगा, देखो एयर फ्रेट वर्ड यूज किया, ट्रांसपोर्ट बाय एयर है तो मैक्सिमम कितना लोगे? 20%. 20% ऑफ 27. FOB। 20%। यस। 1,27,000। कितना आ रहा है? 27। 1,27,000। सर इंश्योरेंस के लिए कुछ करना है क्या? कुछ नहीं, जितना बोला उतना ले लो। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 765. 7,65,000 ऑप्शन में दिख रहा है? यस सर, ऑप्शन। अगर इन लोगों ने एयर फ्रेट वर्ड यूज नहीं किया था, सिर्फ फ्रेट बोला होता ना, तो मेरे को जितना दिख रहा है मैं पूरा ऐड कर लेता। बट अगर गलती से एयर फ्रेट या फिर ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर लिखा या एयरक्राफ्ट वर्ड कहीं पे यूज किया, मतलब वो आपको हिंट दे रहा है कि ट्रांसपोर्ट बाय एयर हुआ है, तो वो केस में मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 20% ऑफ FOB। क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है ascertain the assessable value in US डॉलर। आपको US डॉलर में ही AV ला के देना है of the consignment of machine imported in India from US on the basis of information या particular given below। आपको AV ला के देना है, सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन इन्होंने चिपकाया है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ US एक्सपोर्टर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू मतलब आपको निकालना है CIF वैल्यू। क्लियर है? CIF आने के लिए मेरे को क्या चाहिए? FOB, CIF। अब देखो कैसे स्टार्ट किया।
बोलता है कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ यूएस एक्सपोर्टर, यूएस एक्सपोर्टर की फैक्ट्री का वैल्यू। तो बेटा मैं उसको क्या बोलता हूं मालूम, मैं उसको बोलता हूं एक्स फैक्ट्री प्राइस। प्रोडक्ट रेडी होके फैक्ट्री से बाहर निकला सर कितने में, सर 17,500, आपको क्या मिल गया, एक्स फैक्ट्री। अब एक्स फैक्ट्री प्राइस से आपको किधर जाना है, सर हमको तो जाना है असेसेबल वैल्यू तक। आपको किधर जाना है, असेसेबल वैल्यू। बट असेसेबल वैल्यू पहुंचने के लिए मालूम है आपको रूल 10(1) के खर्चे ऐड करने पड़ते हैं एंड रूल 10(2) के खर्चे ऐड करने पड़ते हैं। रूल 10(1) का ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, FOB, एंड रूल 2 वाले खर्चे ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CIF। यही करते हैं हम। देखो अब अपने को ना जितने भी खर्चे दिए उसमें से अपने को देखने का कौन सा 10(1) वाला है, कौन सा 10(2) वाला है, या फिर कौन सा इग्नोर होने वाला है। जो भी पोस्ट इंपोर्टेशन वाला खर्चा दे दिया, आपको बोल दिया एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, हमारे कस्टम स्टेशन पे कोई भी खर्चा हुआ तो वो सब हम क्या करते हैं, इग्नोर, पोस्ट इंपोर्टेशन। अब देखो ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री टू द सी पोर्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री टू द सी पोर्ट $2,500। ये 10(1) वाला खर्चा है कि 10(2) वाला, 10(2) 10(1) वाला है कि 10(2) वाला, 10(2) 10(2) का जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है ना वो उनके सी पोर्ट से हमारे पोर्ट तक का होता है। बट ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है मालूम है, उनके फैक्ट्री से उनके पोर्ट तक का, मतलब गुड्स को कन्वेंस में लोड करने से पहले वाला ट्रांसपोर्ट। और मेरे को मालूम है कि भाई उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट पे आने के लिए दो ही खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। बट ये जो ट्रांसपोर्ट है ना ये उनके पोर्ट से पहले वाला है। वर्डिंग्स देखो ना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री टू द सी पोर्ट, उनके फैक्ट्री से उनके पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट। सर ये 10(1) वाला है, ये FOB से पहले वाला ट्रांसपोर्ट है, जिसको मैं ऐड करूंगा इन 10(1), कितना है 2,500। सेकेंड, हैंडलिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, सर उनके पोर्ट पे जहां से शिपमेंट हो रहा है, जहां पे कन्वेंस का जर्नी स्टार्ट हो रहा है, सर उनके पोर्ट का हैंडलिंग चार्जेस, सर उनके पोर्ट का हैंडलिंग चार्जेस 10(1) में जाएगा, हैंडलिंग चार्जेस $200। तीसरा, बाइंग कमीशन $50, बाइंग कमीशन ऐड होएगा क्या, नहीं, मैंने बोला तो सारे कमीशन ऐड कर देना बट एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन को ऐड नहीं करेंगे। तो सर हमने बाइंग कमीशन को ऐड नहीं किया, तो ये आपका 10(1) वाला खर्चा था, हैंडलिंग चार्जेस भी 10(1) वाला था पहले का। उसके बाद में देखो फ्रेट चार्जेस अंटिल द इंडियन पोर्ट, फ्रेट चार्जेस अंटिल इंडियन पोर्ट, बोलता है इंडियन पोर्ट तक का फ्रेट चार्जेस। बेटा ये वाला कौन सा फ्रेट चार्जेस है, उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट तक वाला। सेंटेंस से समझना पड़ेगा बिकॉज इन्होंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दो अलग अलग दिए हैं। पहला ट्रांसपोर्ट चार्जेस फैक्ट्री से उनके पोर्ट तक, दूसरा कहां तक, इंडियन पोर्ट तक। तो बेटा ये जो दूसरा वाला ट्रांसपोर्ट चार्जेस है ना जो उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट तक का है, दिस इज 10(2) वाला। तो ये मैं ऐड करूंगा। 10(2) में दो ही चीजें होती है, एक तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट कितना दे दिया, $2,500। यहां तक क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है CIF। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा FOB। बट FOB कितना आएगा, 17,500 प्लस 2,500, 20,000 प्लस 200, 20,200 इज माय FOB। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सर मेरे को FOB से CIF पे पहुंचना है, FOB से CIF पे जाना है, तो मेरे को दो चीजें ऐड करनी पड़ती है, एक तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट का वैल्यू तो इन्होंने खुद से दे दिया, बट सर इंश्योरेंस के बारे में कहीं पे भी बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन कुछ बोले या ना बोले, इंश्योरेंस तो ऐड करना पड़ेगा। और सर इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो कितना ऐड करोगे, 1.125 1.125% ऑफ FOB। FOB। तो बेटा इंश्योरेंस इज 1.125%। लोग गलती क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना, हम क्या करते हैं 17,500 में 2,500, 200, 50, 2,500 सब ऐड कर देते हैं, और फिर टोटल का अपन इंश्योरेंस क्या करते हैं 1.125% भी ऐड कर देते हैं। बट वो गलत हो जाता है बिकॉज लॉ बोलता है 1.125% ऑफ FOB। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं FOB और CIF दोनों अलग अलग कर रहा हूं।
मैं 10-1 और 10-2 के खर्चे अलग अलग कर रहा हूँ। तो पहले मैंने रूल 10-1 वाला ऐड किया तो मैं एफओबी पे पहुंच गया। अब एफओबी से मेरे को जाना है सीआईएफ, तो दो खर्चे ऐड होंगे, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट इज 2500, इंश्योरेंस इज 1.125% ऑफ एफओबी। कितना आ रहा है? 20,200 का 1.125%, दैट इज $227.25, और तीनों को ऐड करेंगे तो 227.25 प्लस 20,200 प्लस 2,500, your answer is 22,927.25। ऑप्शन दिख रहा है अपने को ऐसा कोई? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनको यूएसडी में ही चाहिए, इंडियन रुपीस में होता ना तो ये 0.25 भी मैटर करता है, बिकॉज 0.25 भी मल्टीप्लाई होएगा इंडियन रुपीस के हिसाब से 70-75 से, तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। बट इन्होंने यूएस डॉलर में पूछा है तो करेक्ट आंसर इज 22,927। बट कभी भी आपको ऐसे कुछ खर्चे दिखे जो रैंडम दिए हुए हैं, कमीशन दिख रहा है आपको, 10-2 का ट्रांसपोर्ट दिख रहा है, इंश्योरेंस दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना मालूम है? डिवाइड कर देना कि कौन सा उनके पोर्ट से पहले तक का खर्चा है, वो सब 10-1, और उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट तक का 10-2। क्यों ऐसा करने का जरूरत है? क्योंकि 10-1 वाला ऐड करूंगा ना तो मेरे को एफओबी मिलेगा, एंड इन केस 10-2 का कोई वैल्यू नहीं है, इन केस ट्रांसपोर्ट या इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं दिया है, मेरे को एफओबी का ही परसेंटेज लेना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा आप क्या करोगे? 10-1 एंड 10-2 को अलग कर दो, तो आपका काम एकदम सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इसका कोई आंसर बताएगा खुद से जल्दी से? सिंपल सा है। Ascertain the total value including the import duty and other chargeable taxes on the consignment of pan masala imported into India। बेटा इन्होंने बोला है हमको टोटल वैल्यू बताना इंक्लूडिंग ड्यूटी, मतलब इनको सिर्फ कस्टम ड्यूटी पेबल नहीं चाहिए, इनको वो लास्ट वाला टोटल चाहिए जिसमें वैल्यू भी हो और ड्यूटीज भी हो। तो क्लियर बोल दिया इन्होंने, ascertain the total value including import duty and other chargeable taxes on the consignment of pan masala imported into India by ABC Import Limited। बेटा CIF value is 1 lakh, बेटा CIF वैल्यू दे दिया, बेटा CIF ही तो क्या होता है? अपना असेसेबल वैल्यू। तो AB तो मेरे को ऑलरेडी दे दिया, कितना? 1 lakh। आधा काम तो खत्म हो गया मेरा। On which chargeable rate of BCD is 37.5%, IGST is 28%, compensation cess is 60%। मैं क्या करूंगा? CIF वैल्यू में सबसे पहले क्या ऐड करेंगे हम? BCD। BCD एट द रेट 37.5%, कितना आएगा? 37,500। क्लियर है? BCD 37,500, वैल्यू के ऊपर सबसे पहले क्या चार्ज करते हो? BCD। अब मेरे को ये बताओ SWS आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। भाई क्वेश्चन आएगा। बोले या ना बोले, BCD दिखा ना तो SWS तो आना ही चाहिए। तो SWS एट द रेट 10% ऑफ BCD, तो 3750 ऐड कर दो, कितना होता है जल्दी से? सर ऑप्शन ए। 1 लाख प्लस 37,500 प्लस 3750, तो आपको टोटल मिल गया 141,250। अब हम क्या करेंगे सर? इसके बाद में अगर आपके पास IGST है, GST का कंपेंसेशन सेस है, तो दोनों भी चार्ज कर दो, बट याद रखना IGST एंड GST कंपेंसेशन सेस दोनों सेम अमाउंट पे चार्ज होता है। तो IGST का रेट इज 20%, तो कितना होएगा सर? 28,250। GST कंपेंसेशन सेस इज 60%, तो 141,250 का 60%, तो वैल्यू आ रहा है 84,750, एंड तीनों को ऐड कर लो। $265,550। कितना आ रहा है? 265,550।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन आपको पूछता टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल, तो वो केस में मैं क्या करता, बीसीडी को ऐड करता, एसडब्ल्यूएस को ऐड करता और ये दोनों को ऐड करता। बट क्वेश्चन पूछता टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग ड्यूटी, मतलब उसको फाइनल अमाउंट चाहिए। तो फाइनल अमाउंट इज 265550। दो क्वेश्चन बचे, जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं। The custodian allows the clearance of goods from the custom area on the basis of underlined, and where the goods are not cleared within underlined days of unloading, demurrage charges are being levied by the port authorities under the Custom Act। सबसे पहले आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पर गुड्स क्लियर होते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर। इस बेसिस पे आपके गुड्स क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। तो सर आउट ऑफ कस्टम चार्ज एक यहाँ पे भी है और डी में भी है। और दूसरा चीज मैंने क्या बोला था कि आपको अगर जैसे आपके गुड्स इंडिया में आ गए, इंपोर्टर को क्या फाइल करना पड़ता है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है, ताकि वो गुड्स को लेके फटाफट भाग जाए। और बिल ऑफ एंट्री फाइल कितने टाइम में करने का रहता है सर, 1 day। विद इन 1 डे। आपको एक दिन का टाइम दिया जाता है। तो बेटा आपका ऑप्शन इज बी। तो सबसे पहले बोलता है कस्टोडियन अलाउज द क्लियरेंस। कस्टोडियन कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे गुड्स को क्लियर करने देगा, तो सर आउट ऑफ कस्टम चार्ज। और अगर मैंने गुड्स को क्लियर नहीं करवाया विद इन 1 डे ऑफ अनलोडिंग, तो वो केस में क्या लग जाएंगे, चार्जेस लग जाएंगे, पेनल्टीज लग जाएगी। क्लियर है? तो बेटा ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सिर्फ सेंटेंस में थोड़ा सा घुमाया, अल्टीमेटली कंसेप्ट वही है। क्वेश्चन नंबर 99। A conveyance or a vessel may reach a port but may not unload the goods at that port. Such a phenomenon of temporary stay at a port other than the destination port where the goods remain in the same vessel is termed as, पता होना चाहिए। डी। Transit. ट्रांजिट एंड ट्रांजिटमेंट दो था। ट्रांजिट के अंदर गुड्स क्या हो रहे थे, टेम्परेरी पीरियड के लिए कन्वेंस रुका और सेम वेसल में ही गुड्स पड़े हैं, कन्वेंस चेंज नहीं हो रहा है तो ट्रांजिट, और अगर कन्वेंस चेंज हो गया, वेसल चेंज हो गया तो ट्रांजिटमेंट। तो अपने वाले केस में सर गुड्स का अनलोडिंग नहीं हो रहा है, सेम वेसल में गुड्स पड़े हैं, तो वो क्या बनेगा, ट्रांजिट। एंड अगर वेसल चेंज हो जाता तो ट्रांजिट। Duty drawback under section 74 of the Customs Act is admissible where the imported goods are not put to use। सर अगर मैंने गुड्स को यूज ही नहीं किया तो ड्यूटी ड्रॉबैक का परसेंटेज कितना, 98% आपको मिल जाएगा। अगर आपने पुट टू यूज ही नहीं किया, आपने गुड्स को यूज ही नहीं किया, तो 98%। यूज किया तो अपने माइंड में वो चार्ट आना चाहिए कि सर पर्सनल पर्पस या बिजनेस पर्पस। क्लियर है? यस सर। समझा सबको? जितना भी अपन ने रिकॉल किया सारी चीजें समझ गई? यस सर।